तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। और अभी हमारा एग्जाम है आरआरबी जेई सीबीटी 2। अभी हम लोग का आरआरबी जे को एनी हाउ क्वालिफाई करना है, डू और डाई कंडीशन में क्वालिफाई करना है, जिसके लिए हम लोग 100% तत्पर है, इस पे लगे हुए हैं। चाहे थ्योरी सेशन रहे, प्रैक्टिकल आपका पीवाईक्यू सेशन रहे, है ना, डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ रिवीजन सेशन भी आप लोग का चल रहा है ना, रिवीजन यानी हर वो चीज चल रहा है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में के लिए बेस्ट है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। यह आप लोग का सीरीज चल रहा है जो आप लोग का लास्ट 20 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर अपकमिंग आरआरबी जेई, मतलब आरआरबी का जो रेलवे एग्जाम है जूनियर इंजीनियर के लिए, उसके लिए। और अगर बात करा जाए, हम लोग वेल्डिंग को पीवाईक्यू देख रहे हैं और अभी तक हम लोग 150 तक मैं आप लोग को करवा चुका हूं। तो 150 के आगे आज हम लोग बात करने वाले, तो चलिए चलते हैं। और ये आ गया 150 तक देख लिए थे, बात करेंगे आज हम लोग 151 से। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, चलिए यहां से स्टार्ट होता है। कहा गया इन गैस वेल्डिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग ब्रास, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। अगर आप गैस वेल्डिंग कर रहे हो तो गैस वेल्डिंग करने के लिए जो फ्लेम होता है, जैसे न्यूट्रल फ्लेम होता है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, तीन तरह का फ्लेम निकलता है गैस वेल्डिंग के केस में। तो उसमें कहा गया कि अगर आपको ब्रास का, ब्रॉन्ज का या गोल्ड का वेल्डिंग करना, तो बताइए फ्लेम कौन सा लेके चलेंगे? न्यूट्रल फ्लेम, जिसके हम लोग एसिटिलीन को और ऑक्सीजन को बिल्कुल 1:1 के रेशियो में लेके चलते हैं, या रिड्यूसिंग फ्लेम, जिसमें हम लोग जो एसिटिलीन का रेशियो होता है वो हम लोग ज्यादा लेके चलते हैं और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है हम लोग कम लेके चलते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिसमें हम लोग एसिटिलीन को कम लेके चलते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग ज्यादा लेके चलते हैं। तो बताइए यहां पे कौन सा हो जाएगा इन केस ऑफ ब्रास और ब्रॉन्ज वेल्डिंग? मैं आपको बता रखा हूं, है ना, क्योंकि हम लोग का जस्ट जो है ये चैप्टर, या हम लोग चैप्टर वाइज भी डील कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? चैप्टर वाइज भी डील कर रहे हैं हम लोग। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, किसी को याद है? ये हम लोग का चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग। हम लोग अभी फिलहाल गैस वेल्डिंग के ऊपर सारे क्वेश्चन देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। चलिए सुरजीत यहाँ पे बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग। चलिए वेरी गुड डियर। इसी तरह से आप सभी को जो है आंसर करना, और इसका आंसर अगर मैं बोलूंगा तो इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीन तरह का फिर से रिवीजन करवा देता हूं, जब तक एग्जाम ना निकल जाए हम लोग को जो इंपॉर्टेंट है उसको 10 बार पढ़ेंगे, बस सिंपल सा बात है। और कभी भी ना तो घमंड करना, ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत जाना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि सर यार ये तो पता है, बार बार क्यों बता रहा, दिमाग क्यों खराब करा कर? नहीं, जब तक जॉब ना लग जाए, जिस दिन जॉइनिंग लेटर आएगा उस दिन आप बोलोगे कि मैं बहुत जानता हूं। ना तो आपको ये बोलना कि बहुत जानता हूं, ना आपको ये बोलना कि मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, बिलो कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। नहीं तो आपको सब कुछ लगेगा मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपको बस जाना कि बस अच्छा पढ़ रहा हूं, मस्त जा रहा है, बस चलते रहे, सिंपल मेहनत करते रहना है। तो तीन तरह का फ्लेम था। एक था मेरा न्यूट्रल, न्यूट्रल फिर से एक फटाफट बता देता हूं। एक था मेरा कार्बोनाइजिंग, एक मेरा था क्या? ऑक्सीडाइजिंग। तो मेरा न्यूट्रल फ्लेम में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है और एसिटिलीन है, इसका रेशियो तो हम लोग क्या लेके चलते हैं? 1:1 लेके चलते हैं, सिंपल। इसका यूज कहां पे करते थे? डायरेक्ट बता देता हूं सर, कास्ट आयरन हो गया, है ना, या फिर आपका माइल्ड स्टील हो गया, या फिर सर ऑल तरह का मेटल या स्टील में यूज करते हैं। ऑल मेटल में या ऑल स्टील में इसका यूज कर सकते हैं, खासकर ऑल स्टील में यूज कर सकते हैं इसका। अब बात करते हैं कार्बोनाइजिंग का, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग भी बोलते हैं, है ना। इसका यूज कहां? सबसे पहली बात इसमें सर, अगर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का बात करते हैं, एसिटिलीन का बात करते हैं, तो चूंकि है क्या, एसिटिलीन मेरा कार्बन से बना, तो एसिटिलीन का रेशियो ज्यादा रहता है। एसिटिलीन का रेशियो ज्यादा रहता है, कितना रहता है सर वो बता दो। तो यहां पे रहता है जैसे 0.9 इंटू हम लोग लेते हैं यहां पे क्या, एक सेकंड एक सेकंड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंटू एसिटिलीन, हाँ सही, एक सेकंड, ये मैं इधर लिखना था, उधर कर गया, ऑक्सीजन इधर लिखा हो ना, तो ये आ गया 0.9 इंटू आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, मेरी बात समझ आया कि नहीं? तो ये चीज हो गया। और वही अगर मैं ऑक्सीजन का बात कर लेता हूं, तो इस केस में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन का रेशियो ज्यादा हो जाता है, तो O2 इंटू C2H2, तो यहां क्या आ जाएगा 1 इंटू 0.9, 0.9, ऐसा आप बोल सकते हो। आप देखो यहाँ पे। अच्छा, कार्बोनाइजिंग का यूज कहां पे करते हैं? जैसे मैंने कहा निकल के लिए यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, या मीडियम कार्बन स्टील के लिए करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील के लिए, मीडियम कार्बन स्टील के लिए। और इसका यूज कहां पे करते हैं? कॉपर हो गया, कॉपर का एलॉय हो गया, इट्स एलॉय हो गया, एलॉय के लिए यूज करते हैं। हम लोग ब्रास के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, किसके लिए? ब्रास के यूज कर सकते हैं हम लोग, ब्रॉन्ज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए यूज करते हैं किसका? ऑक्सीडाइजिंग का। आप देख सकते हो इसमें से क्या ज्यादा है, तो आप देखने आ रहा है इसमें मेरा ऑक्सीजन से ज्यादा, देखो एक, यानी हर 1 लीटर अगर हम लोग ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं तो 0.9 ही आपका किसका यूज कर रहे हो? एसिटिलीन का। जबकि यहां देख सकते हो कि एसिटिलीन अगर 1 लीटर यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन केवल 0.9 कम यूज कर रहे हैं।
हाँ, कार्बाइजिंग का जो है वो हाई कार्बन स्टील, मीडियम और हाई दोनों लिख सकते हो, बिल्कुल मैंने ये भी कहा था हाई कार्बन स्टील के लिए भी यूज किया जाता है ना। हाँ बिल्कुल 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 1.5 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कई तरह का आप लोग को इक्वेशन यहाँ पे बनता है, वो आप लेके चलना, वो आप लेके चलना, ठीक है। ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं? अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 1.5 होगा, एक सेकंड एक सेकंड, ऑक्सीजन वाला में ज़्यादा लेके चलेंगे। हाँ तो ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ नहीं वो भी सही था, ज़्यादा ही था ना, कोई बात नहीं। मान लो 1.5:2 अगर 1 भी करता तो ठीक है, लेकिन अगर ये भी ऑप्शन में रहेगा 1:0.9, अगर कोई ऑप्शन और नहीं है केवल ये भी है तो ये भी कोई गलत नहीं है ना। चलिए, लेकिन हाँ एक आइडियल मान के चला जाता उसके केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोग को पैर फैलाओ, है ना, चीज़ें और भी जानो। जितना मैं बोल रहा हूँ ये मैं इसलिए बोला क्योंकि ये भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। अगर कहीं ऑप्शन ये दिख जाए और कहीं ये वाला बिना ही नहीं रेशियो ये मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे सर ये तो पूरा उल्टा ही दिया, नहीं, आपको मार क्या चले जाना है। दोनों दिया रहे तो फिर आपको इसको प्रायोरिटी देना है ना, जो स्टैंडर्ड रहता है, जो मैं पढ़ाया हूँ, जो पढ़ाता है वो। लेकिन अगर ना रहे तो ये भी देना है ना। चलो, फोर हैंड, अच्छा फोर हैंड वेल्डिंग का बात करा गया, फोर हैंड वेल्डिंग का बात करा गया। द एंगल बिटवीन द रड एंड वर्क, देखो कितना बारी क्वेश्चन आया, कितना बारी ये क्वेश्चन आया। तो ये कितना है, 30 रहता है मेरा। देखो आपको फिगर में बता देता हूं, ये मेरा है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, ये आपका राइट वार्ड वेल्डिंग, राइट वार्ड वेल्डिंग एंड लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग। अच्छा, इसको और भी नाम जाना जाता है, जैसे लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं फोर हैंड वेल्डिंग, है ना। तो ये जो लेफ्ट वार्ड है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, फोर हैंड वेल्डिंग। इसको क्या कहा जाता है मेरा, फोर हैंड वेल्डिंग। और राइट वार्ड को तो देखो यहाँ पे जो मेरा राइट वार्ड, इसको हम लोग बैक हैंड वेल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक हैंड वेल्डिंग, बैक हैंड वेल्डिंग कहा जाता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? इसके पीछे का बस मतलब ये होता है डियर, कि जब मैं बोल रहा हूं ना राइट आपका लेफ्ट वार्ड, लेफ्ट की तरफ चलना, लेफ्ट की तरफ चलना, तो राइट किधर हो गया, ये सर हो गया राइट, ये हो गया राइट, इधर जाएंगे तो राइट, और लेफ्ट सर तो लेफ्ट इधर जाएंगे, तो दिस इज योर लेफ्ट। तो लेफ्ट में वेल्डिंग का डायरेक्शन जो रहेगा लेफ्ट रहेगा। ये लेफ्ट किसको बताता, लेफ्ट जो मेरा बताता है ये वेल्डिंग बताता कि वेल्डिंग किधर कर रहे हैं। तो वेल्डिंग हम लोग किधर करेंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट की ओर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे तो वो हो जाएगा मेरा क्या, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, लेफ्ट। लेकिन किसका वेल्डिंग, वेल्डिंग का डायरेक्शन, वेल्डिंग का डायरेक्शन, वेल्डिंग का डायरेक्शन। लेकिन फिलर रड का जो डायरेक्शन होता है ये आप देख सकते हो, ये इधर ही जा रहा है, इधर से लेके जा रहा है ना। चलो ये इधर जा रहा है, इधर इसको रहने दो, उससे नहीं पूछा जाता, तो जो पूछा जाता वो केवल जानो। अगर मैं बात करता हूँ राइट वार्ड वेल्डिंग का, तो राइट वार्ड वेल्डिंग में था वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं वो स्टार्ट करते हैं किधर से, लेफ्ट से, और जाते हैं राइट की ओर, इधर से चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर से हम लोग वेल्डिंग करते हैं। और इस वाले में चलो चलो इसको हटा ही दो, इसको हटा ही दो, ये लेफ्ट की ओर हम लोग जाते हैं, वेल्डिंग करते हुए जाते हैं, बस यही ध्यान रखना है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक हैंड वेल्ड, बैक हैंड। क्योंकि भाई देखो एक चीज सर, लेफ्ट को ही फोर हैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि लेफ्ट जो जाता है, आप देखोगे कार, मान लो मैं एक कार खड़ा किया हूं कोई, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, आगे आगे बढ़ा तो आगे यही होता है ना, आगे यही होता है। तो यानी कि जो फोर हैंड है, फोर हैंड है, लेफ्ट लेफ्ट है, यही राइट कहा जाता है, सही आगे कहा जाता है। अगर ऐसे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, यानी राइट की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो बैक ही कहलाता है, यानी बैक हैंड। तो इसीलिए राइट को कहा जाता है बैक हैंड। अगर राइट की ओर जा रहे हो, लेफ्ट की ओर जा रहे हो, तो आपका फोर हैंड आगे की ओर जा रहे हैं, बस सिंपल। क्या, वेल्डिंग। बस अब यहां पे एक और क्या जानना है, कि कुछ आपका एंगल होता है, कि एक तो पहली बात ये मेरा क्या, दिस इज योर इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। चलो ये इलेक्ट्रोड टॉर्च है, ये बीच वाला जो निकला है ये छोटा पार्ट रहता है इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड का रॉड होता है, या फिर आप इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, आप जो बोलोगे, इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर। और ये वाला छोटा पार्ट जो निकला ना यहां से, ये हो गया इलेक्ट्रोड। तो पूछा जाता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में एंगल क्या रहता है, तो देख सकते हो 60 से 70 के बीच में रहता है। और यहाँ पे राइट हैंड में तो ये मेरा 40 से लेकर 50 के बीच में रहता है। लेकिन फिर पूछा जाता है कि फिलर मटेरियल और वर्कपीस के बीच में, तो 3 से 40, 3 से 30 से 40, 30 से 40 रहता ही रहता है ना, रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, फोर हैंड के बारे में पूछा गया था, फोर हैंड, है ना, किसके बारे में पूछा गया था, फोर हैंड के बारे में पूछा गया। जो कि फोर हैंड किसको बोलते हैं, जैसे मैंने कहा फोर हैंड बोलते हैं लेफ्ट वाले को, तो इस वाले को लेफ्ट को, तो दिस इज योर फोर हैंड। तो फोर हैंड में क्या पूछा गया था, देख लेता हूं यहां पे, द एंगल बिटवीन दी रड एंड वर्कपीस, रड एंड वर्कपीस पूछा गया था, है ना, रड एंड वर्कपीस के बारे में पूछा गया था। ये रड यानी फिलर रड का बात है, फिलर रड वर्कपीस, तो 30 से 40 के बीच में, तो 30 के 40 बीच में, देखो यहाँ 30 था ही, तो आ गया आंसर। 30 से 40 भी रहता फिर भी आंसर आ जाता। अगर यहाँ पे 30 ना रह के 40 भी ऑप्शन रहता फिर भी ऑप्शन करेक्ट मार दो। लेकिन देखो बी जो 45 दिया है, इतना तो नहीं रहता, 30 से 40 के बीच में कुछ भी, अगर 33 रहता तब भी आंसर मार लेते। उस रेंज के बीच में कुछ भी अगर दे देता तो आपका आंसर कर लेना है। सर आपके हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेगा, मैं 49
पे किया था बट मुझे एमसीक्यू, देखो 3 तरह का कोर्स मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा खजाना चाणक्य बैच, जिसमें आप लोग को 3 बुक पीवाईक्यू मिल जाता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज मिल जाता है, पूरा का पूरा फुल नोट्स मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, पीवाईक्यू सीरीज मिल जाएगा, न्यूमेरिकल सेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो ये हो गया चाणक्य बैच, जिसमें सब कुछ मिलेगा ए टू जेड। अब आ जाता है सेकंड कोर्स आपका केवल नोट्स, वो लिखा है डियर, देखो 49 में जो है ना, केवल आप लोगों को मैं 49 में दे रहा हूं, वो है शॉर्ट नोट्स। वो आप पढ़ो तो पहले क्या है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट, जैसे कि 2-4 पेज में पूरा का पूरा सॉम को डाल दिया है, 2-4 पेज में वेल्डिंग को डाल दिया है, कोई एग्जाम से जस्ट पहले वो आपका काम आएगा, रिवीजन का बहुत काम आ जाएगा। मोस्ट सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सारे इंपॉर्टेंट यूज एप्लीकेशन वो लिख दिया गया वहां पे। वो होता वो कब, जब पूरा पढ़ लोगे तब। तो आपको अगर नोट्स चाहिए, पूरा हैंडराइटन नोट्स चाहिए, जो नोट्स में पढ़ाया हूं, फुल नोट्स जिसको बोला जाए फुल नोट्स, तो फुल नोट्स एक एक सब्जेक्ट का 300-250 पेज करके है। अलग बात है कि एक एक पेज में बहुत ही कम लिखा गया है मेरा, है एकदम लाइन बाई लाइन, हर एक लाइन से क्वेश्चन आने वाला है, तो वो फुल नोट्स वाला बैच है। तो एक आपका फुल नोट्स वाला बैच मिलेगा, एक शॉर्ट नोट्स वाला मिलेगा, है ना, और एक आपका चाणक्य बैच है। तो आप फुल नोट्स में लोगे तो आपको पूरा मिलेगा उसमें, ठीक है। फुल नोट्स का एक बैच होगा मैकेनिकल आरआरबी जेई का, और जो शॉर्ट नोट्स है केवल शॉर्ट नोट वाला है, और कुछ क्वेश्चन वगैरह डाल दिया मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे कुछ और भी मैं बात किया था फोर हैंड और राइट हैंड के बारे में। जैसे फोर हैंड वेल्डिंग करेंगे तो आपका वेल्ड जो होता है वो बिल्कुल गंदा होता, खराब होता, पुअर होता, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है ना। यहाँ पे देख सकते हो फोकस टुवर्ड दी नॉन वेल्डिंग पोर्शन में देखने को मिलता है, और यहाँ पे फोकस टुवर्ड वेल्डेड पोर्शन देखने को मिलता है। और प्री हीटिंग इसमें हम लोग को करना पड़ता है, इसमें प्री पोस्ट हीटिंग करना पड़ता है ना। यानी प्री हीटिंग पहले गर्म करना पड़ेगा अगर आप फोर हैंड वेल्डिंग यानी लेफ्ट हैंड वेल्डिंग करते हो, इसमें प्री हीटिंग का जरूरत नहीं पड़ता, बाद में वेल्डिंग करने के बाद आपको गर्म करना पड़ता है ना। इसके अलावा कुछ यहाँ पे और भी चीज कहा गया है, स्लैग इंक्लूजन देखने को मिलता है, इम्प्योरिटी, इसमें आप लोग को वेल्डिंग फास्टर होता है ना। और कुछ कुछ बात ये सब मैं बता रखा हूँ, कई बारी रिपीट में करवा दिया, कई बारी मैं बता दिया हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 153, द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक द फ्लेम ऑफ टॉर्च इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द कंप्लीट वेल्ड। देखो ये किसका बात करा गया है भाई, इन द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक। अच्छा पूछ ही रहा है, ये पूछ ही रहा आपसे, है ना, कि किस वेल्डिंग टेक्निक में फ्लेम ऑफ द टॉर्च इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द कंप्लीटेड वेल्ड, यानी जस्ट अपोजिट लेके चलते हैं ना, अपोजिट लेके चलते हैं। यानी मान लेते हैं वेल्डिंग आप ऐसे कर रहे हो, है ना, वेल्डिंग आप ऐसे कर रहे हो, आपका टॉर्च जो है ना इधर जा रहा है, ऐसे कुछ। तो किस में होता था, याद करो तो, कोई बता पाएगा, फिगर है, देखो यहीं पे देख लो, यहीं देख लो आप, ठीक है। देखो अगर मैं बात करता हूं कि डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग इधर जा रहा है, और ये इधर आपका इधर वेल्डिंग कर रहे हैं, इधर आपका वेल्डिंग का एंगल किधर है, इधर जा रहा है ना, इस तरह से है। इसमें देखो इसमें इधर ही जा रहा है और इधर ही जा रहा है, ये तो सेम वाला हो गया। तो क्या यहाँ पे आंसर होगा, एनीवन बोल सकते हैं, यस बैकएंड हो जाएगा। बैकएंड देख लो ना, यहाँ पे बैकएंड में देखो ये डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग इधर कर रहे हैं, और जो आपका टॉर्च है इलेक्ट्रो टॉर्च है वो तो इधर जा रहा है, इस तरह एरो जा रहा है, यानी इधर जा रहा है, तो जो अपोजिट। लेकिन यहाँ पे देखो कि दोनों एक डायरेक्शन, वेल्डिंग भी इधर और टॉर्च भी इधर ही एंगल जा रहा है, यानी इधर जा रहा है दोनों, है ना। तो ये किसका बात कर रहा है, लेफ्ट वार्ड का, फोर दोनों इधर जा रहा है। राइट वार्ड जो होता है यानी बैक हैंड वाले में, कि वेल्डिंग तो कर रहे हैं इधर, लेकिन जो टॉर्च रहता है वो जाता है इधर डायरेक्शन पे। तो ये आपका किसका बात हो रहा है, बैक हैंड का बोलो, या फिर आप बोल सकते हो इसको राइट वार्ड वेल्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये यहाँ लिख भी दिया गया कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे मैंने कहा था अगर बात करेंगे लेफ्ट वार्ड का, तो इसको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड है, 5 mm से ज़्यादा प्लेट को थिकनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया वर्टिकल के लिए यूज़ करते हैं इसको हम लोग ओवरहेड के लिए यूज़ करते हैं, है ना। ये फास्टर थोड़ा हो जाता है बैकहैंड वाला, है ना। चलिए लेकिन हाँ इसमें अगर बात करें डिस्टोर्शन आप लोग को बहुत ही कम देखने को मिलता है। चलिए गैस का भी बहुत कम जरूरत पड़ता है बैकहैंड वाले में। चलिए 154 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लेम यूज इन गैस वेल्डिंग कटिंग। चलिए बिल्कुल खत्म होने को बिल्कुल, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तभी हम लोग न्यू जो है ना चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल वेल्डिंग का न्यू चैप्टर। तो चलिए ट्राई करिए इसको, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। मैं आप लोग से आंसर चाहता हूँ, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, देख तो रहे हो बहुत सारे आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। सारे कोई सेशन को लाइक करते रहना, ठीक है। जो भी बच्चा क्वालिफाई करना चाहता है आरआरबी जेई में, आज को आप लोग को लाइव रहते रहना है, पढ़ते रहना है ना। भले आप लाइव मत देखो, खुद ही पढ़ो, मैं बात कर रहा हूँ बस, लाइव रहोगे तो मजा आएगा। और साथ में हम लोग को यहाँ पे क्या करना, न्यू ईयर को लाना है आज लाइव, है ना। न्यू ईयर को लाइव हम लोग को साथ में लाना है। यस वेरी गुड वेरी गुड। साइनाइडिंग जो होता है
है ना। एक तरह का वो क्या होता है, गैस फ्लेम होता है, जो कि यूज किया जाता है आपका गैस वेल्डिंग में भी और गैस कटिंग में भी, है ना। तो वही कहा गया नॉट अ टाइप ऑफ गैस फ्लेम यूज इन दी गैस वेल्डिंग एंड कटिंग। तो ये नहीं होता क्योंकि सॉरी मैं बोल रहा कि नहीं होता ये, क्यों? बिकॉज साइनाइडिंग एक तरह का हार्डनिंग प्रोसेस होता है, आई मीन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को हार्डन किया जाता है, सरफेस को क्या करते हैं, हार्डन करते हैं, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ना, टेम्परिंग हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजिंग पढ़ेंगे, है ना, कार्बोराइजिंग पढ़ेंगे, उसी तरह से साइनाइडिंग हो जाता है। बाकी सब अगर बात करा जाए तो यू नो दैट कि मेरा एक न्यूट्रल होता है, सेम रेशियो लेके चलते हैं, रिड्यूसिंग वाला एसिटिलीन का रेशियो ज़्यादा लेके चलता है, ऑक्सीडाइजिंग वाला ऑक्सीजन ज़्यादा लेके चलते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पे आंसर तो ऑब्वियसली बात है सी हो जाएगा। 55 विच आर द फॉलोइंग गैस वेल्डिंग फ्लेम डीकार्बोराइज दी स्टील। अगर स्टील को डीकार्बोराइज कौन करता है, उसके अंदर का जो कार्बन होता है उसको डीकार्बोराइज कर देना, हटा देना, वो कौन कर पाता, वो कहा गया है, बताइए कौन वो करता है, बताइए। और आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम करता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम करता है, या न्यूट्रल फ्लेम करता है, होगा तो इन्हीं तीन में से कौन करता है, ठीक है। डीकार्बोराइजिंग मतलब कार्बन के कंटेंट को कम करना। कार्बन के कंटेंट को कौन कम करेगा, जब तक कंप्लीट कंबसन नहीं होगा। भाई कार्बन कब बचता है, जैसे होता है ना, आप देखोगे धुआं छोड़ रहा है बाइक सिलेंडर से धुआं नहीं कर रहा, क्यों? इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबसन। अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा, सही ढंग से जल नहीं रहा है, तो कार्बन छोड़ेगा, यानी कार्बन का अमाउंट रहेगा, है ना। अगर कार्बन को आप पूरी तरह से कंप्लीट कंबसन करना चाह रहे हो तो कब होता है, जब आप ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से करो। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई एकदम सफिशियंट होगा, सफिशियंट अगर आप करते हो तो फिर आपका कंप्लीट कंबसन होगा, और कंप्लीट कंबसन होता कार्बन नहीं निकलेगा, बिल्कुल कंप्लीट जल जाएगा। तो बताइए कब होगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, क्योंकि उस समय पे ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है। तो अगर आप ज्यादा ऑक्सीजन का मात्रा दोगे तो सही तरह से कंबसन होगा, और सही तरह से अगर कंबसन होगा तो ऑटोमेटिकली स्टील में जो मेरा डीकार्बोनाइजेशन हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, समझ गए ना, ठीक है। चलिए, है ना। अच्छा ऐसा करते क्यों है, ऐसा करते कि सर डीकार्बोनाइजेशन क्यों करते हैं, ये करते हैं हार्डनिंग को कम करने के लिए, है ना। हार्डनिंग को, हार्डनेस जो उसका हार्डनेस होता है, हार्डनेस को कम करने के लिए, बिकॉज मैं आपको कई बार बोला हूं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर बढ़ेगा तो उससे जो मटेरियल मेरा होता है वो हार्ड होते चला जाता है। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि स्टील है और आपका कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन मेरा ब्रिटल मटेरियल होता है, जबकि वहीं अगर बात करेंगे स्टील का तो स्टील मेरा होता है डक्टाइल मटेरियल। क्यों? केवल परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे कम होता है, और परसेंट ऑफ कार्बन मेरा कास्ट आयरन में ज्यादा होता है, इसलिए हार्ड होता है। तो अगर मैं कार्बन को कम करूंगा तो सिंपल है, उसका हार्डनेस कम हो जाता है। किसी भी चीज का मटेरियल का अगर आप उसमें कार्बन ऐड करोगे तो हार्ड होते चला जाता है, इसी वजह से। और साथ ही साथ नॉट ओनली दिस, इसका जो मशीनेबिलिटी होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है। मशीनाबिलिटी, आप बोलेंगे सर ये मशीनाबिलिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खासकर अब स्टील का। तो मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या, मशीन मतलब कि आप उसको कटिंग करो, थ्रेडिंग करो, ग्रिप बनाओ, बेंड करो, वेल्डिंग करो, ड्रिलिंग करो, ये कुछ भी अगर आप करना चाहते हो तो जो अगर ज्यादा हार्ड रहेगा, तो आप मान लो कटिंग ड्रिलिंग करना चाहते हो, आपका ड्रिल बीट ही टूट जाएगा। बेंड करना चाह रहे हो, बेंड ही नहीं हो पाएगा। कटिंग करना चाह रहे हो आरी से, हेक्सो का जो है ना आपका यानी कि शार्पनेस वही टूट जाएगा। किसी चक्कू से काटना चाह रहे हो किसी भी चीज को, मान लो कटिंग करना हाई स्पीड से, मेटल कटिंग, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कटना चाह रहे हो या मिलिंग कटर से कटना चाह रहे हो, आपका कटर ही कट जाएगा, कटर ही टूट जाएगा, बेंड हो जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड है। तो हार्ड अगर कम कर दोगे तो मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगा, आप कोई भी किसी तरह का मशीनिंग वगैरह करने में ईजी होगा। मशीनेबिलिटी आया मशीनिंग से, मशीनिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने कहा हॉल करना तो ड्रिलिंग कर लो, बेंड कर लो, थ्रेडिंग कर लो, बोरिंग कर लो, टिपिंग कर लो, इस तरह का चीजें कर सकते हो बहुत इजीली। तो कब होगा, जब उसमें कार्बन जो कंटेंट है वो कम होगा। वो कब होगा, जब उसको डीकार्बोनाइजिंग करें। और ये कब होगा, जब ऑक्सीजन सही तरह से सप्लाई करोगे तभी जाके होगा। समझ गए? चलिए, और ये रहा आज का आई मीन इस चैप्टर का गैस वेल्डिंग का लास्ट क्वेश्चन। और ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ गैस वेल्डिंग, है ना। not all limitations of gas welding, not required pressure during welding of fusion welding, can't be used for cast iron या फिर used of flux। बताइए, गैस वेल्डिंग जो होता है एक तरह का आप समझ लो, पहली बात तो फ्यूजन वेल्डिंग होता है, यानी कि ये मटेरियल को मेल्ट करता है, किसी को भी मेल्ट करे। अब ये मेरा खुद ही इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है, अगर वो मेरा है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड तो खुद ही इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाएगा, या फिर वो मेरा वर्कपीस को मेल्ट कर देगा,
या फिर फिलर मटेरियल को मेल्ट करेगा। लेकिन फ्यूजन तो होगा, फ्यूजन माने जलेगा तो जरूर, यानी गलेगा, गल जाता, लिक्विड फॉर्म में आ जाता कोई ना कोई, है ना, ये चीज है। तो यहां पे जो आप देखोगे सी नंबर में कहा गया है कि कांट बी यूज फॉर कास्ट आयरन, कांट बी यूज फॉर कास्ट आयरन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग, तो दिस विल दी आंसर। ठीक है, ठीक है, याद रखना कि इसके लिए आप लोग को प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग का भी जरूरत नहीं पड़ता है, प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग का भी जरूरत नहीं पड़ता अगर आप ऑक्सी एसिटिल वेल्डिंग या फिर गैस वेल्डिंग आप लोग कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो गैस वेल्डिंग इसके थ्रू से करते हैं, कास्ट आयरन का गैस वेल्डिंग करते हैं, तो नॉट कहा गया है तो इसलिए नहीं होगा। समझ गए क्वेश्चन? याद रखना का कास्ट आयरन इज वेल्डेड बाय गैस वेल्डिंग करते हैं, याद है ना, गैस वेल्डिंग में कौन सा, अभी देखो मैं बताया था, अभी देखो मैं बताया था, लिखा भी था कास्ट आयरन, कहाँ गया एप्लीकेशन, ये देख सकते हो, ये देख रहे हो, है ना आपका हाई कार्बन स्टील, ये देखो कास्ट आयरन, न्यूट्रल के केस में कास्ट आयरन का यूज करते हैं ना, तो करते तो हैं गैस वेल्डिंग। अभी ना तो न्यूट्रल का बात करना, कार्बोराइजिंग का ना ऑक्सीडाइजिंग का, केवल गैस वेल्डिंग है, तो कोई भी बात कर ले, तो भाई करते तो हैं। तो यहाँ कहा गया नॉट कहा गया है ना, यहाँ क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन ये कहा गया था, क्वेश्चन ये कहा गया था कि नॉट अ लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग, तो कांट भी यूज तो करते हैं, तो ये हो गया मेरा, है ना। चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहां से ये चैप्टर हम लोग का हो जाता कंप्लीट नाउ। अब हम लोग जंप करते हैं, गैस वेल्डिंग ही अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर, और न्यू चैप्टर कौन सा, गैस वेल्डिंग का इक्विपमेंट। अब हम लोग सारे इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस यूज इन गैस वेल्डिंग, और खासकर कौन सा वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, यानी वही ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। इस वेल्डिंग के ऊपर जितने तरह के इक्विपमेंट और डिवाइस को यूज करते हैं, या टूल्स भी आप बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इक्विपमेंट, डिवाइसेस और टूल्स, जितनी तरह का टूल्स इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको होल्ड करने के लिए, है ना, गाइड करने के लिए, है ना, ये सब डिवाइसेस के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है सर, गैस सिलेंडर के कलर का थोड़ा डाउट है, ऑक्सीजन, हाँ वो तो मैं बता चुका हूँ, शायद प्रीवियस क्लास नहीं देखे होंगे। आपका एक होता है मरून कलर का, है ना, मरून कलर का जो होता है उसमें हम लोग रखते हैं एसिटिलीन को, और आपका एक होता है ब्लैक, क्या होता है, ब्लैक होता है, जो ब्लैक जो रहता है उसमें रहता है हम लोग ऑक्सीजन को, मरून कलर रहता है एसिटिलीन, और ब्लैक कलर रहता है उसमें ऑक्सीजन रहता है, बस ये दो ध्यान रखना, खासकर ऑक्सी एसिटिलीन के केस में ये दोनों कलर तो आप लोग को ध्यान ही रखना। ठीक है, याद रखना, ब्लैक बोले तो ऑक्सीजन, और मरून मरून कलर हो जाता है आपका एसिटिलीन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आज का फर्स्ट, आई मीन इस चैप्टर का, इक्विपमेंट का। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर आर कास्ट आयरन से बना रहता है, या फिर स्टील सिलेंडर से बना रहता है, या फिर वेल्डेड स्ट्रक्चर से, या डाई स्टील से, या फिर सीमलेस। तो डियर ये तो मेरा क्या किससे बना रहता है बताइए, एनीवन वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं बता रखा हूं, आप देखो ये पता किस चीज से आप अनुमान लगा सकते हो, आपके यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर है ना, एलपीजी सिलेंडर का गैस कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। आप देखोगे इस बीच में ना, इस तरह से आप सीमिंग एक तरह का वेल्डिंग किया रहेगा, इस तरह चारों तरफ से, मैं क्रॉस सेक्शन उधर तो दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहां जो किया गया ना, ये सीम वेल्डिंग ही किया जाता, सीम वेल्डिंग, सीमलेस वेल्डिंग। सीमलेस मींस क्या होता है ना, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग करते हैं उसको हम लोग सीमलेस वेल्डिंग कहते हैं, सीमलेस। जैसे होता है स्पॉट वेल्डिंग, आप पढ़े होंगे, इस मोड में क्या रहते हैं कि मान लेते हैं मुझे पर्टिकुलर इस स्पॉट पे, इस स्पॉट पे वेल्डिंग करना, तो नीचे में भी एक कोई प्लेट है, नीचे भी कोई प्लेट है, इस प्लेट को दोनों जगह पे रखे, और यहाँ जैसे रिबिट होता है, रिबिट लगाया जाता है, अंदर बाहर तक हो जाता है, रिबिट चल जाता है, तो इस तरह से दोनों तरफ से क्या होता है, इलेक्ट्रोड रहता है, तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ आया, बीच में हम लोग मटेरियल को रख दिए, दो मटेरियल को रख दिए, और बीच में यहाँ पे वेल्ड कर दिए, तो इस जगह पे क्या हो जाता है, मेरा वेल्डिंग हो जाता है एक पर्टिकुलर डॉट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग। एक होता है कंटिन्यूअस स्पॉट, मतलब स्पोर्ट जो है ना लगातार हो रहा है, लगातार स्पोर्ट वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग कोई मटेरियल है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस स्पोर्ट एक तरह का सीमलेस वेल्डिंग ही होता है, तो इस पे बेसिकली एक सीमलेस वेल्डिंग हम लोग करते हैं, ताकि लीकेज गलती से भी ना हो। हम नहीं चाहते कि ऑक्सीजन का सिलेंडर से गैस लीक हो, क्योंकि वहां पे गैस भरा गया, एसिटिलीन या ऑक्सीजन या कोई और तरह का गैस है, वो लीक ना होना चाहिए, इसी वजह से। ऑक्सीजन सिलेंडर आर कलर्ड विथ, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था आप लोगों को कलर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन है, अब बता दिया तो इसका क्वेश्चन जो है ना उसका वैल्यू खत्म हो गया, क्योंकि अब आप लोग को तो आंसर पता है।
इसीलिए मैं बहुत ही कम बताता हूँ, जो चीज़ हो चुका है उसके बारे में जरूर डिस्कस करता हूँ, जो कि न्यू चीज़ है उसके बारे में नहीं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि फिर बोले ना उस चीज़ का जो है ना महत्व खत्म। अभी आप बनाते क्वेश्चन सही हो जाता, मजा आता। अगर आपको नहीं भी आता थोड़ा तो 2 मिनट सोचते कि क्या हो सकता है भाई इसका आंसर, लेकिन आप उसके बारे में सोचने नहीं, आप आंसर फटाफट बता दोगे कि सर ऑक्सीजन है तो ब्लैक ही होगा। लेकिन हाँ, मैं अभी और कुछ भी बताने वाला हूँ आप लोग को। मैं पूरा चार्ट बताया था प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था आप लोग को, अगर याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में पूरा चार्ट बताया था, तो उस चार्ट को ध्यान से देख लेना है ना, पूरा मैं अच्छी तरह से बताया था। पहली बात तो कुछ कुछ का ध्यान ही रखना है, जैसे मरून कलर हो जाता है किसका, एसिटिलीन का हो जाता है। ऑक्सीजन का अगर बात करता हूं तो ऑक्सीजन का तो ब्लैक हो जाता है ना। फिर आर्गन का मैंने कहा था, आर्गन का क्या था, डार्क ग्रीन हो जाता है। ब्लू भी कभी कभी बोल देते हैं, डार्क ग्रीन ब्लू किसका, आर्गन का। मैं कलर के साथ दिखा था आपको सिलेंडर का फोटो प्रीवियस लेक्चर में, है ना, सब मैं बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा का सबका दिखा था। देखो एसिटिलीन सिलेंडर का कलर, अब देखो एसिटिलीन का किसका होता है ये बता दो जल्दी से, जल्दी से बता, आगे बढ़ जाएंगे। बस मैं आप लोग को चाह रहा हूं कि आप लोग आंसर करो। एसिटिलीन सिलेंडर है कलर विथ, एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है उसको किसके साथ कलर करते हैं, कौन सा कलर करते हैं, तो एसिटिलीन का बात करा जाए तो मरून हो जाएगा, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं, एसिटिलीन डिजोल्व इन, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं वैसे भी बता रखा हूं पहले भी। तो आप बताओ एसिटिलीन जो होता है ये किसके साथ डिजोल्व किया जाता है, ये मैं बताया था क्यों, क्योंकि एसिटिलीन बहुत ही विस्फोटक आपका होता है ना गैस। अगर वो केवल सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन डाल देंगे ना तो कभी भी फट सकता है, अगर मान लो वेल्डिंग करते करते फट गया तब तो हालत खराब है ना, हार्मफुल चोट लग सकता है ना। तो उसके वजह से हम लोग उसमें कुछ डालते हैं जिसके उसके रिएक्टिव को जो है ना फटने से रोकता है। इनसेट अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होता है वो बताओ। समझ गए कि एसिटिलीन जो होता है वो एक तरह का हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली, आप चाहे तो लिख सकते हो हाईली अनस्टेबल, स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल, और जलने वाला भी होता है ना, फ्लेमेबल होता है, फ्लेमेबल गैस होता है जो कभी भी आपका एक्सप्लोड कर सकता है ना, कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। एक्सप्लोड माने कि फट सकता कभी भी, क्योंकि बहुत एक तो क्यों भाई हाई प्रेशर में भी तो रखा जाता है, इसको रखा भी जाता है, वो हाई प्रेशर में इसको कंटेन करा जाता है, रखा जाता है विथ हाई प्रेशर। तो ये ऑक्सीजन हल्का सा भी एयर के साथ रिएक्शन करे फट उठ जाए तो बड़ा दिक्कत है। तो इसको हम लोग स्टोर जो करते हैं ना एसिटिलीन को, वो हाई प्रेशर के साथ करते हैं, तो आपका इसके वजह से डेंजरस भी थोड़ा बन जाता है, ज़्यादा ही डेंजर हो जाता है। ऊपर से ये अनस्टेबल होता है, रिएक्शन करते रहता है, ऊपर से ये आग लगने वाला चीज़ हो जाता है। तो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डालते क्या है, एसीटोन, में कहा भी था एसीटोन को डाला जाता है, क्यों, यस एसीटोन को डाला जाता है इसलिए ताकि मेरा एक्सप्लोजन होने से बचाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड, वेरी गुड वेरी नाइस। चलिए तो आंसर समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ दिया ना कितना प्रेशर में स्टोर करा जाता है, जो आप बोल रहे थे, देखो यहाँ पे। अब बताओ आंसर बता दो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका रेंज के अकॉर्डिंग देखो कौन सा आ रहा है ना। हाई प्रेशर वेल्डिंग एसिटिलीन, प्रेशर जो वही सिलेंडर है ना जहाँ पे हम लोग एसीटोन के साथ एसिटिलीन को डालते हैं, जो कि होता है मरून कलर का, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, है ना, जो होता है 3 तरह का फ्लेम पाया जाता है एसीटोन के साथ, या तो आप का ऑक्सीजन के साथ सेम ले लो या ज़्यादा ले लो और कभी कम ले लो। तो कहा गया कि बताओ कितना प्रेशर में सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, तो अप्रोक्स होता है 17 बार के आसपास। लेकिन यहाँ पे आप देखो केजी पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो बताना है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। बताइए, और याद रखना कि आपको हमेशा केजी पर सेंटीमीटर में ही पूछा जाता है ये चीज, है ना। बार में भी बहुत बार पूछता है लेकिन बहुत कम पूछता है, बार में अगर पूछेगा तो वो भी पूछा जाएगा, बहुत कम पूछा जाएगा। यस 15, यस यस 15। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, है ना, जब हम लोग एसिटिलीन वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस समय पे
टिपिकली कितना प्रेशर रखा जाता है, यानी कि पाइप के थ्रू जो आता है तो वो रहता है 0.3 से लेकर 0.5 बार के बीच में, बहुत ही कम में। इस सिलेंडर के अंदर रहता है, उसका ये दिया गया केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं हम लोग आगे। ये रहा मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूजिबल प्लग प्लेस्ड इन एसिटिलीन गैस सिलेंडर इन, इसके बारे में बताइए कितना हो जाएगा आंसर, है ना। ये देखो कभी 16 बोल देगा, कभी 18 बोल देता है ना। तो 16 से लेकर 18 ये रेंज ध्यान रखना, 16 से लेकर 18 के बीच में कुछ भी अगर दे देना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप लोग को ध्यान रखना कुछ भी एक एक दे दे तो आपको यहाँ आंसर मान लेना है ना। इस तरह के बीच में कुछ भी दे देगा तो आप आंसर लगा लेना, ठीक है, समझ गए ना। हाँ चलिए इसका बताइए। पहले फ्यूजिबल प्लग जो होता है ना, ये मेटल का बना रहता है, किसका बना रहता है, मेटल का बना रहता है, जो कि मेल्ट होता है एट लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे एसिटिलीन सिलेंडर जो है वो जो फ्यूजिबल प्लग होता है वो मेरा मेल्ट कर देता है अबाउट दी 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 110 के आसपास मेरा कौन दिया गया है, मेरा है 104। कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द यूज ऑफ फ्यूजिबल प्लग इन एसिटिलीन गैस सिलेंडर, बताओ तो एनीवन बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ एसिटिलीन फ्यूजिबल प्लग इन एसिटिलीन गैस सिलेंडर, बताइए कोई बता पाए, कोई पढ़े हैं इसके बारे में क्या, आखिर मेरा सर फ्यूजिबल प्लग का यूज क्या है, बताइए। एनीवन, देखता हूं। और फ्यूजिबल प्लग को बनाया ही जाता है कि लो टेम्परेचर, इतना नहीं कि इतना हाई टेम्परेचर में मेल्ट हो कि तब तक फट ही जाए, नहीं पता है सर। सिंपल सा बात है, फटने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा प्लग बना देते हैं, ऐसा लगा देते प्लग कि अगर मेरा मान लेते सपोज करो कि मुझे पता है भाई कि अगर मेरा इसमें से 17 बार से ज्यादा, यानी कि अगर मेरा 20 बार तक आएगा तो मेरा जो सिलेंडर है वो फट जाएगा, सपोज करो, है ना। सपोज करो कि मेरा 20 बार तक प्रेशर गया तो मेरा यहाँ पे फट जाएगा, ये फट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लगा देते हैं फ्यूजल प्लग इसमें, जो क्या काम करता है कि एक टेम्परेचर मेंटेन कर देते, एक प्रेशर मेंटेन कर देते कि इससे ज्यादा अगर हुआ तो तुम फट जाना, है ना। और इससे क्या हो जाता, सारा का सारा जो है गैस वो लीक कर जाता, लीक कर निकाल देता, ताकि उसके अंदर का प्रेशर फिर से रिलीज हो जाए। तो फ्यूजल प्लग जो होता है एसिटिलीन गैस सिलेंडर पे एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। इट्स अ टाइप ऑफ, इट्स अ यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस, एक तरह का क्या होता है आपका सेफ्टी डिवाइस होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है जो मेल्ट कर जाता है, क्या कर जाता है आपका मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करके क्या करता है, रिलीज कर देता है गैस को रिलीज कर देता है ना। रिलीज दी गैस, रिलीज दे कब, जब व्हेन द सिलेंडर, जब मेरा सिलेंडर इज अबाउट टू एक्सप्लोड, है ना, इज एक्सपोज टू एक्सेसिव हीट और फायर। अगर उसके अंदर ज्यादा अगर प्रेशर आ गया, हीट आ गया, वो फटने का डर है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये मेरा मेल्ट कर जाता है और गैस को रिलीज कर देता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात कि नहीं। और ये हमेशा बोलेगा जाए, जब बोलेंगे सर अच्छा हाई टेम्परेचर मेल्ट करेगा तो ये बनाया जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट का, नहीं, ये बनाया जाता लो मेल्टिंग पॉइंट का, लो मेल्टिंग पॉइंट का, ताकि एक लिमिट, इतना भी लो नहीं कि भाई 10 ही में कर जाए। वही तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, तो 100 के आसपास हम लोग लेके चलते हैं, है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं। तो एक लो मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल होता है जिसको ये बनाया जाता है, खासकर ये बनाया जाता है मेटल एलॉय से, ये मेटल के एलॉय से इसको बनाया जाता है, मेटल के एलॉय से इसको बनाया जाता है, मेटल एलॉय से इसको बनाया जाता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, मेटल एलॉय से बनाया जाता है, समझ गए, ठीक है। चलो तो ये एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो आप लोग को ध्यान में रखना, फ़ारेनहाइट में ध्यान रखना। अगर यही 100 हो जाता है, जैसे मैंने कहा 100 हम लोग नॉर्मली लेके चलते हैं, 112 हो जाता है फ़ारेनहाइट, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। सॉरी 112 में बोल रहा हूँ, 112 कहाँ से आ जाएगा, 273 यहाँ पे आ जाता है ना, तो ये हो जाता है फ़ारेनहाइट में 211, 211, ठीक है। फ़ारेनहाइट में केल्विन ले लिया था, सोच रहा था। चलिए
सिंगल स्टेज रेगुलेटर मोस्टली यूज इन, अब देखो गैस को रेगुलेट करने के लिए ना हम लोग लगाते हैं रेगुलेटर भी, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो एक मेरा प्रेशर रेगुलेटर है, एक आपका रेगुलेटर है और ये दूसरा रेगुलेटर है, ठीक है। इसका पूछा गया काम क्या है, तो ही पूछा गया है, वही पूछा गया क्वेश्चन कि सिंगल, अब ये सिंगल स्टेज होता है, डबल स्टेज होता है ना, तो कहा गया सिंगल स्टेज रेगुलेटर मोस्टली यूज करते हैं कहां पे, गैस वेल्डिंग में, गैस प्यूरिफायर में, गैस कटिंग में, या फिर नन ऑफ दीज में, कहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। बताइए एनीवन। तो वही बात है, गैस को कंट्रोल करना, कितना गैस सप्लाई करना, गैस प्रेशर में कंट्रोल, ये पूरा मेजर करता है कि कितना पे आपका सप्लाई कर रहा, कितना यहाँ पे है ना। तो ये हो जाएगा मेरा गैस वेल्डिंग में यूज होता सिंगल स्टेज रेगुलेटर, ठीक है। नहीं, डी नहीं होगा डियर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पूछा गया कि बताइए, डिफरेंट पूछा गया ऑक्सीजन और एसिटिलीन रेगुलेटर के बीच में क्या अंतर है। जैसे मैंने कहा दो रेगुलेटर मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था। अब देखो यहाँ पे एक मेरा पहला और ये दूसरा है, एक मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक मेरा एसिटिलीन है, तो दोनों के लिए अलग अलग रेगुलेटर आपको नजर आ रहा होगा। भाई दोनों को रखने के लिए अलग अलग प्रेशर हम लोग रहते हैं, अलग, कोई अलग प्रेशर में अपना मेंटेन रहता है, कोई अलग प्रेशर में मेंटेन रहता है, तो दो तो यूज करेंगे। तो यहाँ पर बात करा कि दोनों के बीच में डिफरेंस किस बेसिस पे आप बोलोगे, रेगुलेटर का बात करा गया, क्या बोथ हैव राइट हैंड थ्रेड, या बोथ यूज फॉर हाई प्रेशर, है ना। डिफरेंस कहा गया है, बोथ कलर बाय ब्लैक पेंट या नन ऑफ दी, आखिर इसके बीच का अंतर क्या होता है, अंतर पूछा गया है। एनीवन नो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्या थ्रेड में अलग रहता है, बिल्कुल अलग रहता है, बिल्कुल अलग रहता है। अगर ऑक्सीजन में बात करता है रेगुलेटर का, मैं थोड़ा लिखवा देता हूं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है ना। ऑक्सीजन रेगुलेटर लिखा जाता है मेरा एसिटिलीन रेगुलेटर, रेगुलेटर, देखो अंतर क्या था समझना ध्यान से। अगर यहां पे बात करता किसका, ऑक्सीजन रेगुलेटर का, तो सबसे पहले बात, इसका जो थ्रेड रहता है ना वो राइट हैंड थ्रेड रहता है ना। इसमें क्या पाया जाता है मेरा, राइट हैंड थ्रेड, और इसमें लेफ्ट हैंड पाया जाता थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड पाया जाता। तो पहली बात, थ्रेड ही जो रहता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखने को मिलता है, समझ गए। कलर में कोई अंतर रहता, बिल्कुल कलर अंतर रहता है। ऑक्सीजन का बात करता, क्योंकि सिलेंडर ब्लैक है तो ये भी मेरा ब्लैक रहता है, तो कलर जो रहता है ब्लैक रहता है, ब्लैक इन कलर रहता है। अगर इसका एसिटिलीन का जो मरून कलर रहता तो यहां भी आपको जो कलर देखने को मिलेगा वो मरून कलर ही देखने को मिलता है, इसका भी मरून कलर देखने को मिलता है। सर सोम का एक डाउट पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना डियर, अब यहाँ पे वेल्डिंग चल रहा है तो, लेकिन आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी, है ना, पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा उसके अलावा इसको जो बनाया जाता है ना, ये ज्यादा स्ट्रोंगर रहता है, ये ज्यादा स्ट्रोंग, मोर स्ट्रोंग हो पाया जाता है, मोर स्ट्रोंगर, क्यों पता है मोर स्ट्रोंगर क्यों रहता है, बिकॉज, बिकॉज यहां लिख देता हूं, बिकॉज शॉर्ट में, बिकॉज ऑक्सीजन O2 जो होता है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर रहता है ये मेरा हाई होता है, इज हाई, इज हायर, तो इसको ज्यादा स्ट्रोंग बनाया जाता है। इसके कंपेयर में जो एसिटिलीन का रेगुलेटर रहता है उसको थोड़ा सा लाइटर बनाया जाता है ना। इसके कंपेयर ये थोड़ा क्या आता है मेरा, लाइटर होता है, LIGHTER, लाइटर कंपेरिजन टू ऑक्सीजन रेगुलेटर। क्यों भाई, बिकॉज जो मेरा एसिटिलीन होता है वो लो प्रेशर में ही रेगुलेट कर सकते हैं, बिकॉज लो प्रेशर एसिटिलीन रेगुलेट्स, है ना। तो ये वाली चीज है, तो ये कुछ चीजें हो गई, तीन चीज याद रखना, कलर, थ्रेड और ऑपरेट जो करता है, तो यानी कि नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये देखो पूरा है यहाँ पे, ये देख सकते हो प्रेशर रेगुलेटर है, एक आपका देख सकते हो ये वाला कलर है ना, इसको ब्लैक ही मान लो, है ना, और एसिटिलीन वाला मरून मान लो, तो ये दो है, ये एसिटिलीन वाला है और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन वाला है, ठीक है। पर्पस ऑफ हॉज पाइप, अब देखो ये पाइप रहता है ना, ये पाइप को हॉज पाइप कहा गया, दिस पाइप आर हॉज पाइप, है ना। क्या इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है हॉज पाइप। तो इससे इसी रिलेटेड क्वेश्चन यहां से पूछा गया पर्पस ऑफ हॉज पाइप यूज इन गैस वेल्डिंग डिलीवर ऑक्सीजन ओनली, है ना, या फिर एसिटिलीन ओनली, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। पर्पस ऑफ हॉज पाइप यूज इन गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में हॉज पाइप का
यूज बताइए क्या है, व्हाट इज द पर्पस, क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बताइए, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या आ जाएगा आप सभी को बताना। बताइए पर्पस, कुछ क्वेश्चन पूछे मुझे, ठीक है मैं देख रहा हूँ डियर, पहले इसका आप लोग आंसर तब तक बताओ, है ना, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। दैट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन अ सिलेंडर प्रेशर वेसल, कौन सा लेना होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल कौन सा लेना होता है, लेना रहता है इन प्लेन या एब्सोल्यूट इफ नॉट मेंशन। इसका बोले आंसर करो आप लोग, बताइए इसका बोले आंसर बताइए। आप जो आंसर बोले वो क्या क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम से, चलिए ये सब मैं इसलिए बोला कि इसका आंसर मैं आपको कमेंट फिर बता दूंगा, कॉल करके समझा के बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। यहाँ पे मैं वो सब चीज़ डिस्कस, एक ही टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, है ना। आप यहाँ जो बोले हैं कि मैक्सिमम सिलेंडर वेसल कौन सा लेना होता है, इनप्लेन, इनप्लेन या एब्सोल्यूट ये बोल रहे हैं ना, अगर वो मेंशन नहीं रहता है। तो अधिकतर तो एब्सोल्यूट ही मैक्सिमम लेके चलते हैं, एब्सोल्यूट वाला ही लेके चलते हैं, है ना, है ना, PD/40 जो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि शेयर वाला तो दिया जाता है वो PD/80 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अगर किसी भी पॉइंट में आपको बोल रहा है ना, किसी भी पॉइंट पे बोल रहा है इन अ थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल, तो PD/80 आप लोग को देखने को मिल जाता है। और वही अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोले तो वो आ जाता 40 PD/40। तो आपको क्या लेके चलना, अगर कुछ भी मेंशन नहीं, कोई भी पॉइंट में पूछा है तो आपको क्या लेके चलना है बताइए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेके चलना है। ठीक है, चलो, चलिए अभी समझ आया। बाकी इसके बारे में और अगर जानना तो मैं, देखो होता क्या है ना, कोई टॉपिक एक पढ़ाते हैं ना, कोई दूसरा टॉपिक अगर डिस्कस करने लगते हैं तो बाद में, क्योंकि ये पेड में भी जाने वाला है चाणक्य बैच में, इसलिए मैं स्टार्टिंग में जो भी डिस्कशन करना रहता है मैं पूरा डिस्कशन कर देता हूँ। 10 मिनट कोई बोले, 20 मिनट कोई बोले, आधा घंटा बोले, उसी समय मोटिवेशन ऑफर आपके बारे में डाउट ताउट सब ले लेता हूँ, लेकिन जब पढ़ाई चलता है तो एक पर्टिकुलर पे ही हम लोग डिस्कस करते हैं अधिकतर, तो उस समय फिर इधर उधर नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बीच में क्या होता है ना कि आप रहते हैं एडिटर, वो एडिटर स्टार्टिंग का कट करके हटा देते हैं, बाद में जितना डाउट पूछना पूछ लो, क्लास जब इंड होगा तब उस समय पे कट के हटा देंगे और बीच में जो जाएगा पोर्शन चलेगा, लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगा तो फिर बोलते हैं कि सर वैसा पेड वाले के लिए मत करिए, इसी वजह से। पर अच्छा, इसके बारे में आंसर आप लोग दिए हैं क्या, सी बोले हैं, सी, वेरी गुड। ऑक्सीजन एसिटिलीन बहुत दोनों को ले जाने आने का काम करता है ना, यस, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत हाँ बोले हैं। गैस वेल्डिंग टॉर्च ऑल्सो नोन एज, बताइए गैस वेल्डिंग का जो टॉर्च रहता है उसको और किस नाम से जानते हैं, हाउस पाइप, ब्लो पाइप, टॉर्च लाइटर, बताइए। गैस वेल्डिंग टॉर्च जलाने के लिए जो काम आता है, गैस को जो बर्न जलाता है उसके बारे में बात करा गया है। गैस वेल्डिंग टॉर्च, यस, इसको टॉर्च लाइटर कहा जाता है, वेरी गुड,
टॉर्च जलाया, जलाने के लिए काम आता, सिंपल सा बेसिक चीज है। विच ब्लो पाइप विल बी यूज व्हेन ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस प्रेशर आर इक्वल। तो कहा गया कि बताओ हम लोग किस तरह का पाइप का यूज करते हैं जब ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का जो प्रेशर रहता है वो इक्वल देखने को मिलता है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक ब्लो पाइप, कौन सा पाइप का यूज बताइए। व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी ऑटोमेटिक, नहीं नहीं नहीं, इसका सी आप लोग बोल रहे हो क्या? नहीं डियर, हाई प्रेशर ब्लो पाइप। देखो क्या बोल रहा है ना, व्हेन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस प्रेशर आर इक्वल, अगर मान लो दोनों का गैस प्रेशर इक्वल रहता है तो दोनों को एक जगह मिक्स करते हैं और एक ही पाइप के थ्रू भेजते हैं, और वो होता है हाई प्रेशर वाला, वहीं पे मिक्स किया जाता है और फिर साथ में भेजा जाता है। समझ गए? याद रखना कि अगर ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का इक्वल प्रेशर रहे तो उन दोनों को परिवार मिक्स किया जाता है, एक मिक्सिंग चेंबर रहता है ना, भेजने से पहले मिक्सिंग चेंबर में मिक्स किया जाता है, और मिक्सिंग चेंबर में मिक्स यानी नोजल के थ्रू टिप से जो बाहर जाएगा उसका तो वेल्डिंग करने के लिए मेरा फ्लेम निकलेगा, तो टिप नोजल से बाहर होने से पहले उसको मिक्स चेंबर में मिक्सिंग किया जाता है, और फिर आपका जो हाई प्रेशर ब्लो पाइप होता है उसी में मिक्सिंग होता है सबसे प्रायर में। मान लेते हैं ऐसा करके आ रहा है एक सेक्शन और दूसरा सेक्शन ऐसे करके जा रहा है, और फिर इस तरह से मेरा पास होके जा रहा है, ऐसा कुछ होके जा रहा है मान लेते हैं ना, और मेरा यहाँ पे नोजल टिप है, तो ये मान लेते क्या है, मेरा नोजल है, नोजल टिप है। तो इससे कि जो बाहर निकलेगा ना, बाहर होने से पहले इधर से मारो आ रहा है मेरा हाई प्रेशर आ रहा है, इधर से आपका लो प्रेशर आ रहा है, आई मीन सॉरी, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से मेरा एसिटिलीन आ रहा है, और दोनों का अगर प्रेशर सेम है तो यहीं पे पहले बात वो मिक्स होता है। मान लेते हैं मेरा यहाँ बोल लेता हूँ मैं ब्लैक कलर का ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पे मेरा क्या है, मरून कलर का, इस तरह से कोई भी कलर लेता हूँ, तो यहाँ दोनों आके मिक्स होगा पहले, है ना, मिक्स होगा, यहाँ मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद क्या होता है, फिर आगे मेरा बढ़ता है ना। सर ए बोला था, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अगर आपने ए बोला था तो बिल्कुल करेक्ट है ना, तो दैट करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट यूज व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटिलीन कंजप्शन, यानी कि अगर मान ले एसिटिलीन बहुत ज़्यादा खपत हो रहा है उस केस में किस तरह का यहाँ पे रेगुलेटर इक्विपमेंट का यूज़ करना है। एसिटिलीन जनरेटर का यूज़ करेंगे, है ना, सिलेंडर मैनिफोल्ड का यूज़ करेंगे, या फिर ब्लो पाइप का यूज़ करेंगे, फिर प्रेशर रेगुलेटर का यूज़ करेंगे। कब? जब लार्ज अमाउंट में एसिटिलीन का खपत हो रहा है तब किसका यूज़ करना। ये सब बहुत क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है ना जो कोई बना ही नहीं पाता है, इन सभी क्वेश्चन में कोई बना ही नहीं पाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता, आई मीन बहुत कम पूछा जाता, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो आप, मैं पक्का बता रहा हूँ कि हजारों भीड़ों में ना लाखों में से आप एक में आ जाओगे, ये पक्का तय है ना, पक्का तय है। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो इस बार ये पूछने का चांस बहुत है मुझे लग रहा है, तो देखना कहीं ना कहीं से पूछा जाएगा ही जाएगा। और मैं आपको कई बार बोल भी चुका हूँ कि कई बार मैं ये चीज़ प्रूव कर चुका हूँ कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का क्वेश्चन है, जैसे आप बोलेंगे सर ये सीनियर सेक्शन का है, आरआरबी में पूछेगा, कई बार प्रूव किया को पूछा गया है, दिखाया हूँ, एसएससी का क्वेश्चन है, ये जेई का तो है, तो चलो ये सब तो पूछा ही जाएगा, ये जेई का क्वेश्चन है इलाहाबाद का, ये जेई का है, जूनियर इंजीनियर रेलवे का ही, आरआरबी का ही है ना, तो ये सब भी पूछा जाने का चांस है। बताइए, तो याद रखना एसिटिलीन हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं, है ना, अगर आपका लॉट ऑफ एसिटिलीन जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है तो याद रखना उस समय पे हम लोग एसिटिलीन जनरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए 169 की ओर आ जाते हैं। ए हो जाएगा डियर उसका, है ना, आई मीन ए ही था ना, हाँ, चलो इसकी ओर।
क्या बात है, सब एकदम शांत हो गए हैं, ना कोई आंसर दे रहे हैं कुछ, ना कुछ बोल रहे हैं, नहीं पता नहीं पता, नो आइडिया केवल बोल दिए। क्या नहीं पता, मतलब इसके बारे में और जानना है ना, क्या बोल रहे हो डियर? इसका तो आंसर हो गया एसिटिलीन जनरेटर, एसिटिलीन जनरेटर यूज करते हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट यूज। अच्छा, अगर मान ले यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि ज़्यादा अगर आपको कहीं भी वेल्डिंग कर रहे हो जहाँ पे आपको ज़्यादा जो है एसिटिलीन गैस का जरूरत है, अब ज़्यादा अगर आप खरीदने जाओगे तो बहुत कॉस्ट लग जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज वगैरह में, हम लोग नहीं, बड़ा फैक्ट्री में जहाँ मुझे पता कि भाई एसिटिलीन का बहुत ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, तो वो खुद ही जनरेट करता है एसिटिलीन को। क्या करता है, तो वो जो जिससे जनरेट किया जाता है ना एसिटिलीन को, उसको कहते हैं एसिटिलीन जनरेटर। एसिटिलीन क्या कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है। अब इसमें क्या करा जाता है कि कैल्शियम है ना, चलो बता ही देता हूँ, कैल्शियम, इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे था आगे चलकर, कैल्शियम जो आपका कार्बाइड होता है, इसको मिक्स किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, मिक्स किया जाता है इन अ कंट्रोल मैनर में, कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, मिक्स विथ वाटर, ठीक है। तो पानी को मिक्स किया जाता है किसके साथ, कैल्शियम कार्बाइड के साथ, और वाटर बिल्कुल कंट्रोल अमाउंट में रखा जाता है ना। और इसके बाद ये बनता क्या, तब जाके मेरा बनता है एसिटिलीन, या जनरेट होता है, जिससे मेरा क्या था, जनरेट होता है मेरा एसिटिलीन C2H2, C2H2। और ये सब इक्विपमेंट जो कि आपका प्रोवाइड करता है एसिटिलीन, उसी को पूरा सब कुछ सारे इक्विपमेंट का जो कॉम्बिनेशन रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन जनरेटर, जो कि जनरेट करता है। तो सिंपल कोई बोल भी दे कि कैसे किया जाता, कब क्यों करते हैं, कि अगर हद से ज़्यादा मुझे एसिटिलीन का जरूरत पड़ेगा तो खुद ही बनाएंगे, खुद ही किसके थ्रू बनाएंगे, एसिटिलीन जनरेटर। और जनरेटर में होता क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनाइड जो कार्बाइड रहता है उसको कंट्रोल मैनर में वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे मेरा एसिटिलीन जनरेट होता है, दैट्स इट। कमेंट लेट शो हो रहा है, अच्छा थोड़ा लेट शो हो रहा है क्या, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक बार अपडेट कर लेता हूँ, मैं भी कि मैं जो हूँ एक बार अपडेट मतलब रिफ्रेश कर देता हूँ, सो दैट लाइव दिखे। चलिए, अब आई होप कि अब जो है ना वो दिखने लगेगा। क्या बोले हैं, डियर शुभम सोनी, आपको कुछ भी पूछना तो प्लीज़ आप मेरे को, जैसे मैंने कहा सारे डिटेल आपको मुझे बताना पड़ेगा, तो डू व्हाट्सअप इन दिस नंबर 8210989049, है ना, 821098 ओहो 98, चलो यहाँ नहीं बता देते, यहाँ बता देता हूँ 8210989049। इसमें मेरे को सब कुछ बता दो आप, है ना, आपका शिफ्ट कौन सा है, और सब कुछ बताना प्लीज़। आप लोग को 10 बार मुझे पूछना पड़ता है, अगर आप पूरा चाहते तो पूरा बताओ, आपको शिफ्ट बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, सिंपल सा बात है। शिफ्ट कौन सा है, आपका कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी बताना, ST SC OBC जनरल जो भी है कैटेगरी, देन आपका शिफ्ट के साथ साथ डेट भी बताना, नहीं तो आप फिर डेट नहीं बताते हो, वो भी जरूरी है। डेट कौन सा था, शिफ्ट कौन सा था, कैटेगरी कौन सा था, आप अटेम्प्ट कितना नंबर किए थे वो बताना, आपका नेगेटिव कितना हुआ वो बताना, आपका रो मार्क्स कितना आ रहा है वो बताना, आपका जोन कौन सा है वो बताना, आपका ब्रांच कौन सा है ये बताना। ये सब अगर बताओगे तो आई विल गिव यू दी एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना तक मिल सकता है, कौन सा शिफ्ट था, हार्ड था या ईजी था, डाटा देख के मैं आपको बता दूंगा, है ना, और कितना चांस है आपका होने का नहीं होने का सब मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ नहीं, अब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ नहीं। रैंक मित्रा से SSC वाले से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज होता है डियर, हाँ 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 ठीक है भाई, रैंक मित्रा जो भी रहे, हम लोग के पास 1.5 लाख का है, अपना है, हम लोग अपने डाटा से देखते हैं। रैंक मित्रा से कुछ भी रहे मैं वो सब नहीं देखता हूँ, मैं अपना देखता हूँ, अपना देखता हूँ और अपने अकॉर्डिंग में बताता हूँ। चलिए, इसका बताइए क्या हो जाएगा आंसर, टू प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस, सीरीज कनेक्शन ऑफ मेनी गैस सिलेंडर फॉर लार्ज गैस वेल्डिंग जॉब इज कॉल्ड गैस टैंक, सिलेंडर जनरेटर, हॉज या सिलेंडर मैनिफोल्ड, बताइए। जब दो या दो से ज़्यादा सिलेंडर को जोड़ा जाता है ना, जोड़ा जाता है एक ही गैस सप्लाई के लिए,
जहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ता है उसको कहा जाता है सिलेंडर मैनिफोल्ड, है ना, समझ गए। तो एक तरह से क्या होता है, सिलेंडर जो मैनिफोल्ड होता है ये एक तरह का हाई प्रेशर स्ट्रक्चर होता है, हाई प्रेशर स्ट्रक्चर होता है जिसको फैब्रिकेट करा जाता है, यानी जोड़ा जाता है, इंटरकनेक्शन करा जाता है दो या से ज़्यादा सिलेंडर को आपस में, ताकि एक कॉमन सप्लाई से गैस को सप्लाई कर सके और एक साथ जो है रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में गैस चाहिए होता है तब, गैस चाहिए होता है तब। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिख दिया गया पूरा का पूरा, ये देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक साथ देखो सीरीज में कितना जोड़ा गया है। तो सिलेंडर मैनिफोल्ड इन अ वेल्डिंग रिफर टू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स पाइप एंड वाल्व्स दैट कनेक्ट्स मल्टीपल गैस सिलेंडर टुगेदर। एक साथ जो होता है कई सारे सिलेंडर को आपस में जोड़ा जाता है थ्रू दी पाइप्स एंड वाल्व्स, है ना, अलाउिंग देम टू सप्लाई अ सिंगल आपका कंस्टेंट वे में, एकदम बिल्कुल कंटिन्यूस गैस लाइन के थ्रू मेरा इक्विपमेंट में सारा कुछ जाए, एसेंशियली प्रोवाइड करे, है ना, गैस वेल्डिंग में कॉम्बिनेशन। चलो ये मेन था, इट इज़ यूज टू इंश्योर द स्टडी फ्लो, और मेरा स्टडी फ्लो कंटिन्यू मेरा फ्लो होते रहे मेरा गैसेस का, है ना, और सिस्टम ओके, और बाकी मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो चलते हैं। बस सिंपल मोटा मोटी बात ये है कि आप यहाँ पे कई सारे सिलेंडर को साथ आपस में जोड़ा जाता है ना, जिसमें सारे के सारे जोड़ा जाता है कि भाई इसेंशियली जो भी चीज़ें गैस रेगुलर फ्लो होते रहे, कमी ना आए, दैट्स इट। ज़्यादा डिटेल जानना भी नहीं, उतने ही जानना है जितना आपके लिए क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनता है उतना जानना है। हद से जानोगे तो ज्ञानी बढ़ो, ज्ञानी बन के कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको पीएचडी करने नहीं आए हो आप, यहाँ पे जॉब निकालने आए। जॉब निकालने के लिए जितना ज़रूरत है, जितना मैं बताता हूँ उतने ही जानना, नहीं तो पता चलेगा कि आप जाओ उसके ऊपर पूरा चैप्टर है भाई, है ना। वेल्डिंग पता है ना, आदमी एक एक टॉपिक पे पीएचडी करा जाता है वेल्डिंग के एक टॉपिक पे, है ना। थर्मल का जितना भी पार्ट होता है ना, सब में एक एक चैप्टर जो होता है ना, उस चैप्टर में पूरा पीएचडी निकाला जाता है। 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल पीएचडी कर देता है एक चैप्टर में। तो पढ़ने जाओगे तो मैकेनिकल इंजीनियर को पढ़ते पढ़ते अगर 2 साल भी हो जाएगा ना, 200 साल खत्म नहीं कर पाओगे, 2 साल नहीं 200 साल, समझ गए। लेकिन आपको आप किस एग्जाम के लिए पढ़ो उतना पढ़ो, ज़्यादा अंदर जाने का जरूरत भी नहीं है, जिससे काम बन गया बन गया। विच आर द फॉलोइंग गेस, जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे लग रहा है कि भाई डेप्थ जाना है वहाँ इंपॉर्टेंट है, फिर वहाँ पे हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, है ना, फिर वहाँ पे हम लोग को जाना ही जाना है। देखो विच आर द फॉलोइंग गैस इज प्योर, क्या बोला गया, प्यूरिफायर रिमूव बाय द प्यूरिफायर, प्योरिटी इज रिमूव्ड बाय गैस प्यूरिफायर। ये इम्प्यूरिटी यहाँ लिखना चाह रहा था, ये आई एम होगा, इनप्यूरिटीज क्या होता है यहाँ पे, इम्प्यूरिटी होगा, ठीक है। ये आई एम छूट गया है, मिस प्रिंटिंग जैसा मुझे लग रहा है ना। याद रखना ये इम्प्यूरिटीज होगा, ये एम यहाँ मिसिंग है, ये इम्प्यूरिटी होगा डियर, ये इम्प्यूरिटी होगा, यस वही होगा। तो बोला गया विच आर द फॉलोइंग गैस इम्प्यूरिटीज रिमूव्ड बाय गैस प्यूरिफायर, गैस प्यूरिफायर की हेल्प से किस तरह का गैस इम्प्यूरिटी को हम लोग हटाते हैं, है ना, किस तरह का गैस के हटाते हैं। तो चाहे यहाँ पे NH3 का बात करें, H2S का बात करें, CO2, सबका ऑल ऑफ दिस, है ना। तो एसिटिलीन गैस जो होता है ना, उसमें कई सारा ऐसा इम्प्यूरिटी रहता है। जो एसिटिलीन गैस रहता है, एसिटिलीन गैस में, है ना, एसिटिल यानी C2H2 के गैस में कई सारा आप लोग को इम्प्यूरिटी नज़र आता है। क्या क्या नज़र आता है सब में बता देते तो इम्प्यूरिटी, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलता है जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, दिस इज कॉल योर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपको देखने को मिलता है। हो सकता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इम्प्यूरिटी देखने को मिल जाए, है ना। NH3 यानी अमोनिया हो गया, आपको अमोनिया देखने को मिलेगा, ये सब ठीक है। चलिए इसके अलावे आप लोग को वाटर वेपर देखने को मिलेगा, वाटर वेपर। इम्प्यूरिटी मतलब क्या है कि जो मेरा वेल्डिंग में हेल्प ना करेगा, जिसकी वजह से वेल्डिंग खराब होगा, तो वो मेरा इम्प्यूरिटी कहलाएगा, सिंपल सा बात है। समझ गए मेरी बात की नहीं। और क्यों, क्योंकि ये सब का सब ना बैड फॉर वेल्डिंग, है ना, नॉट गुड फॉर, दीज आर नॉट गुड फॉर वेल्डिंग। इसीलिए अब बोलेंगे सर वाटर वेपर भी हार्मफुल है, बिल्कुल है ना। मैं कहीं जंग लग रहा है, लोहा रस्टिंग होता है, वहाँ पे वाटर वेपर इन्वायरमेंट का कॉन्टेक्ट में आएगा, है ना, तो खराब हो जाएगा, तो नॉट गुड फॉर वेल्डिंग। इसीलिए सबका सब क्या होता है, इम्प्यूरिटी कराता है। तो ये सारे इम्प्यूरिटी को, है ना, जो प्यूरिफाई किया जाता है, इन सब को जो हम लोग जितने भी इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटीज जो है ना, ये रिमूव करते हैं, रिमूव्ड बाय कौन सा प्यूरिफायर, गैस प्यूरिफायर, प्यूरिफायर। तो इन सबको गैस प्यूरिफायर की हेल्प से हटाया
जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर आ जाता है मेरा 171। हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व ऑल्सो नोन एज, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है? वाटर सील, आउटलेट कोक, है ना, या फिर मेंटेनिंग कोक, या फिर गैस इनलेट। हाइड्रोलिक गैस प्रेशर वाल्व, हाइड्रोलिक गैस प्रेशर वाल्व इज ऑल्सो नोन एज, दूसरा उसका नाम पूछा गया, सेकेंडरी नेम पूछा गया है ना। अभी हाइड्रोलिक गैस प्रेशर क्या होता है? तो जैसे एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है ना, ये मान लो मेरा क्या है, एसिटिलीन का सिलेंडर है, एसिटिलीन का सिलेंडर होता, तो यहाँ पे एक सेफ्टी डिवाइस लगा रहता है ऊपर में। क्या लगा था मेरा? सेफ्टी एक डिवाइस लगा रहता है, सेफ्टी डिवाइस, जो कि फिटेड कहाँ होता है? सप्लाई लाइन ऑफ द एसिटिलीन, एसिटिलीन, है ना। इसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना कि भाई बैक फायर ना हो जाए। तो इसका काम होता है जो मेरा बैक फायर होता है, ठीक है, बैक फायर से बचाना। कभी कभी क्या होता है कि आग, फ्लेम आगे बढ़ना चाहिए ना, तो वो पीछे भी जाने लगता है। तो ऐसा ना हो कि मेरा फ्लेम जो है आग लगे वो पीछे भागे और जाते जाते हौस के होते हुए पीछे जाते जाते मेरा सिलेंडर के अंदर चल जाए, पता चला बड़ाम से ब्लास्ट कर गया, क्योंकि अंदर चल गया आग पूरा। यहाँ पे क्या फ्यूल ही तो है एक तरह का, क्या है, एसिटिलीन इज अ टाइप ऑफ फ्यूल, फ्यूल है। तो वहां अगर आग लग गया तो पूरा गैस तो फट ही जाएगा। तो अगर यहाँ तक पहुंच भी जाए तो ये बैक प्रेशर को कंट्रोल करता है, रोकता है, उसी को बोलता है हाइड्रोलिक बैक प्रेशर। तो इट्स अ टाइप ऑफ सेफ्टी डिवाइस। क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि एसिटिलीन के सप्लाई लाइन से कनेक्टेड रहता है, जिसका मेन पर्पस होता है प्रोटेक्ट दी जनरेटर फ्रॉम दी बैक फायर, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है वाटर सील। इसको क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है वाटर सील। दिस इज नोन एज वाटर सील, इसको वाटर सील कहा जाता है, ठीक है। और ये हम लोग जो यूज़ करते हैं लो प्रेशर के लिए भी करते हैं, हाई प्रेशर के लिए, डिपेंड ऑन क्या भाई कितना सिलेंडर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस तरह का प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, है ना सब। तो ये लो प्रेशर हाई प्रेशर दोनों के लिए बनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 172। बैक गैस वेल्डिंग नोजल backfire prevented by लॉक पिन, टिप पिन, सेफ्टी पिन, नन ऑफ दीज। बताइए, बैक गैस वेल्डिंग नोजल बैकफायर प्रिवेंटेड बाय, व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्या बात है, सब कहाँ चल गए? न्यू ईयर में लग रहा है सब पार्टी मना रहे हैं ना। मैं इतना सोच के आया कि चलो आज बच्चे जो हैं, मैं अपना पार्टी को छोड़ छाड़ के और आप लोग के साथ जो है आया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको क्या लग रहा कि भाई मेरा पार्टी करने के लिए ऐसा कोई नहीं है। घर में हम लोग को हमको बुलाया गया, लेकिन मैं ऑफिस छोड़ के नहीं गया। आज रात में मैं ऑफिस में ही हूँ। मैं सोचा कि कम से कम आप लोग को 1-1:30 बजे तक क्लास लूँगा, कि भाई चलो मज़ा आएगा, है ना। जो भी बच्चे सीरियस हैं RRB जी को लेकर, उनका लाइव क्लास चलाएंगे। और यहाँ देखो बच्चे 2-3 रह गए, है ना, कैसे मज़ा आएगा। तो क्या होता है अगर मैं बात करता हूँ बैक गैस वेल्डिंग में, तो जो मेरा बैक फायर होता है ना, बैक फायर होता है किसी भी नोजल में, वो प्रिवेंटेड किया जाता है सेफ्टी पिन के थ्रू, है ना। बैक फायर इन द नोजल, नोजल प्रिवेंटेड बाय अ सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस फ्लेम कटिंग, अच्छा आई थिंक ये आप लोग का न्यू जो है ना वो चैप्टर अब आने वाला है, यानी न्यू चैप्टर आ गया। दिस इज द 9th चैप्टर, है ना। इससे पहले वाला 8th चैप्टर था, ये 9th चैप्टर हम लोग आ चुके हैं वेल्डिंग में। और ये चैप्टर का नाम क्या है? अब हम लोग बात करेंगे फ्लेम कटिंग। ये 9th चैप्टर है फ्लेम कटिंग प्रोसेस। देखिए अब जो हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं ना, वो किसके ऊपर लगाने वाले हैं? फ्लेम कटिंग प्रोसेस के ऊपर लगाने वाले हैं। फ्लेम कटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएगा इसको देखें। इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया, यही लास्ट है, क्योंकि इसके बाद मेजर जो है ना वेल्डिंग खत्म हो गया। क्योंकि अब सर 10th वाला चैप्टर कौन सा आ जाएगा? तो 10th जो चैप्टर आएगा, ये कितना क्वेश्चन इसमें मैं बता देता हूँ लगभग। इसमें हम लोग देखने वाले हैं, आप मान के चलो ना 40 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 40 क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 10th जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे सोल्डरिंग का और ब्रेजिंग का। फिर किसका बात करेंगे? सोल्डरिंग
एंड ब्रेजिंग। तो ये हम लोग का 10th चैप्टर हो जाएगा, 10th चैप्टर हो जाएगा, है ना। सोल्डरिंग ब्रेजिंग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग 11वां चैप्टर एक आएगा जिसमें हम लोग डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट? वेल्डिंग डिफेक्ट, है ना। तो वेल्डिंग से रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट रहेगा उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो उसमें भी अच्छा खासा आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद आ जाता है मेरा 12th में जो बात करेंगे, सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल है ही। फ्लेम कटिंग और इससे पहले वाला जो है इक्विपमेंट वाला से हार्ड क्वेश्चन था, इसलिए देखो हार्ड को पढ़ के तब तो सबसे आगे बढ़ोगे। इजी क्वेश्चन तो सब कर लेता, अभी तक जो मैं जितना क्वेश्चन बना सब तो इजी था। अब कुछ कुछ जो चैप्टर है वो हार्ड तो रहेगा ही, है ना, हार्ड तो रहेगा ही। फिर आ जाता है यहाँ पे टेस्टिंग वाला, फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टेस्टिंग के बारे में। वेल्डिंग का टेस्टिंग करते हैं, कौन कौन सा मेथड हो जाता है ना, वो वाली अब बात करेंगे हम लोग वहाँ पे। और यही आपका लास्ट आपका चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, वही आपका लास्ट चैप्टर हो जाएगा। अब इसमें से भी बोलोगे सर कुछ कुछ टफ है, जैसे अगर बात करें फ्लेम कटिंग वाला थोड़ा टफ आपको लगेगा। इससे पहले वाला भी 8th चैप्टर जो था वेल्डिंग इक्विपमेंट वाला, ये 8th चैप्टर कौन सा था? वेल्डिंग का इक्विपमेंट। तो ये भी आपका टफ में आ जाता है, ये भी टफ में आ जाता है। सोल्डरिंग ब्रेजिंग फिर इजी आ जाता है। डिफेक्ट वाला भी इजी रहता है, मिक्सअप रहता है। टेस्टिंग वाला भी थोड़ा टफ आप बोल सकते हो, कुछ कुछ टफ नहीं है बिकॉज इसको आप पढ़ते नहीं हो, बहुत ही कम पढ़ते हो। लेकिन अगर आपको आरआरबी जेईई में मेरिट में लाना है तो आपको सबको, भाई जो बच्चा इजी वाला करता हो तो सब कराता, सब पढ़ाता है, तो आपको वो पढ़ाना, क्योंकि मुझे आपको वो पढ़ाना है जो कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो आप जहाँ से क्वेश्चन बनता है, समझ गए। ऐसा नहीं है फालतू को पढ़ा रहा हूँ कि सर ये तो आएगा ही नहीं आप पढ़ा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, ये आएगा। तो कोई नहीं पढ़ा रहा तो इसमें हम लोग बढ़त करेंगे। तो यहाँ से अगर आप 2 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, और हर एक टॉपिक में मान लेते हैं इस तरह से 10 सब्जेक्ट है और 10 में 20 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा कर लिया, 10 क्वेश्चन भी चलो हर एक टॉपिक एक क्वेश्चन करे, 10 एक्स्ट्रा आपने कर लिया जो और कोई नहीं किया है, बस हो गया। क्या कोई 50 किया आप 60 कर लिए हो, बस हो गया, बढ़त इसी में आ जाता और क्या। चलिए तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग आ तो नहीं रहे हो, लाइव बिल्कुल ख़त्म है ना। तो चलो न्यू ईयर तब जब मैं बोला हूँ तो तब तक तो क्लास ले ही लेंगे। या क्या करो, आप लोग लाइव नहीं आ रहे हो? लाइव बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं है। क्वेश्चन अभी अच्छा खासा था, मैं सोचा था आप लोग के साथ बनाएंगे, लेकिन आई डोंट नो बच्चे नहीं आ रहा। आई थिंक न्यू ईयर के चलते शायद लग रहा है मैं टाइम ही गलत सिलेक्ट कर लिया हूँ ना, टाइम लग रहा है मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया। आई एम हियर, अच्छा। तो आप लोग रहोगे लाइव? आप लोग लाइव रहोगे तो पढ़ाएंगे सर। मटेरियल का क्लास कब से हो स्टार्ट हो? कल से, कल ही से, कल से ही, कल मॉर्निंग, मतलब कल तो न्यू ईयर है, अब देखता हूँ मैं, लेकिन हाँ कल से स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी लूँगा, मॉर्निंग में लूँगा, आफ्टरनून में लूँगा क्लास। मैं तो 2 दिन से पहले से ही लेता, अभी तक 8-10 घंटा और पढ़ लेते, वो तो मेरा जियो फाइबर ख़राब हो गया था उस वजह से। तो फिर वो इंजीनियर आता है फिर देखता है, और हाई स्पीड नेट हमको चाहिए होता है ना, तब भी चल रहा था, ऐसा नहीं कि चल नहीं रहा था। डेस्कटॉप फोन्स वगैरह है ना, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब मैं आपको लाइव जाता हूँ तो बिल्कुल फ्लॉलेस मेरे को चाहिए, कोई उसमें कमी नहीं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से हम लोग को वेट करना पड़ा, है ना। तो क्या और आगे पढ़ाया जाए, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, न्यू सब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर में अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहोगे तो फिर पढ़ाऊँगा, और अगर नहीं तो फिर इसको बाद में लेंगे, उसमें क्या है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक दो लाइव है, कम से कम 10-15 लाइव तो रहते हैं, लेकिन अब लग रहा है बच्चे आ नहीं रहे। शायद आज न्यू ईयर है, और न्यू ईयर अब होने वाला, सब कॉल वॉल करेंगे, शायद सब कोई विश करेंगे एक दूसरे को। तो मुझे लगा था, देखो सब चीज़ है आप लोग के ऊपर, है ना। मैं सोचा था कि आप लोग पढ़ोगे तो मैं तो पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, है ना। चलो और 10-15 मिनट है ही, हम लोग न्यू ईयर को भी सेलिब्रेट कर लेंगे। जब मैं बोला था आप लोग को तो मैं तो करूँगा ही, है ना। चलो कर लेता हूँ ना, कोई रहे ना रहे। सर यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, हाँ डियर बताइए, उस बैच में आप हो क्या? उसका भी क्लास तो चल ही रहा, आज मैं लिया आप लोग का मटेरियल साइंस पढ़ाया, उसमें भी यूपीपीएससी यही वाला बैच भी तो मैं लिया आप लोग का, है ना। अभी देखो मैं आप लोगों को कितना बैच चला रहा हूँ, अगर मैं आप लोग बात करेंगे ना कितना रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, फिर भी इतना थकने के बावजूद भी आप लोग का मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना, जबकि फ्री में क्लास ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिया यूपीपीएससी ए असिस्टेंट इंजीनियर वाला बैच, उसमें मटेरियल साइंस में पढ़ाया, ठीक है।
फिर मैं अगर बात कर लेता हूँ, पहला हो गया। सेकंड आप लोग का मैं लिया आरपीएससी वाला एक जगह लिया है ना, आरपीएससी जीआई ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, 2 हो गया। तीसरा मैं बात कर लेता हूँ आरपीएससी का वॉइस प्रिंसिपल, आरपीएससी आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल, ये भी एक आया वॉइस प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये मैं एक लिया। चौथा अगर मैं बात करता हूँ तो एमपी में भी आया है एमपीपीएससी वॉइस प्रिंसिपल, इसका मैं लाइव आज लिया, ठीक है, ये लिया इतना क्लास। और इसके बाद मैं आपका ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपका ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इतना थकने के बावजूद लगभग सब में 1-1.5 घंटा करके, तो लगातार मैं 6-7 घंटा से बोल रहा हूँ, उसके बावजूद यहाँ पे 2 घंटा होने वाला है, यानी 8 से 10 घंटा कंटिन्यू में बैठा हूँ यहाँ पे। तो उसके बावजूद अगर नहीं रहोगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा। यस सर कंटिन्यू, हाँ सर कंटिन्यू करिए, ठीक है ठीक, ओके चलिए। तो देखो क्वेश्चन और लगाओ, आप लोग ट्राई करो, आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हो है ना। देखो क्वेश्चन कहा गया गैस फ्लेम कटिंग कट माइल्ड स्टील सक्सेसफुली अप टू डैश थिकनेस, यानी कि गैस, देखो गैस का कटिंग भी होता है, गैस वेल्डिंग भी होता है। एक सेकंड में एनिमेशन लाया था, नहीं था, छूट गया, तो अब मैं एनिमेशन इसका लाया हूं, कोई बात नहीं, इसके बाद मैं करवा दूंगा। क्या होता है कि उसमें आप लोग वेल्डिंग भी कर सकते हो और कटिंग भी कर सकते हो। गैस जो होता है ना, इससे स्पीड जाता है, इतना हाई वेलोसिटी के साथ जाता है कि अगर मेटल पीस लाएंगे ना इस तरह से, अगर मैं गैस चलाऊंगा तो पूरी तरह से इसको काट देगा, 2 भाग में अलग अलग कर देगा, 2 भाग में क्या हो जाता है, अलग कर देगा, इसको काट देगा, इतना खतरनाक होता है। तो वही कहा गया जब हम लोग गैस फ्लेम से उसको कटिंग करेंगे, किसका, माइल्ड स्टील का, तो कितना थिकनेस तक कर सकते हैं उसके बारे में कहा गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, यू आर रियली डूइंग ग्रेट एंड हार्ड वर्क, सल्यूट टू यू सर, आप रियली, चलिए थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच राज सर, थैंक यू सो मच। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, समझ गए, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अब बताइए एक अनुमान लगाए क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, क्या हो सकता है इसका आंसर, कोई अनुमान भी लगा चाहते हो, अगर आपको नहीं पता है, लेकिन इस सब चीज में इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, नहीं हो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, टॉपिक आपको दिया गया है। देखो आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखो अब चलो ये टॉपिक है, आप देखो आगे चलकर देखोगे ना, तो ये देखो इलाहाबाद का जेई का क्वेश्चन है, सब टॉपिक पूछा गया है, तो ये मत समझना कि नहीं पूछा गया डियर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 0.5 mm से लेकर 2000 mm तक, 0.5 mm से लेकर 2000 mm तक, ठीक है। इसमें हम लोग मेटल को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, किसी भी साइज में, किसी भी शेप में आप कर सकते हो, और ये इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरफ कट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज रे आप कटिंग कर सकते हो, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरफ आप लोग कट कर सकते हैं, इसका ये खासियत हो जाता है। तो याद रखना मेटल जो होता है, मेटल गैस है ना, गैस जो आपका होता है, गैस वेल्डिंग केवल नहीं, गैस फ्लेम से आप उसको कटिंग भी कर सकते हो, गैस फ्लेम से वेल्डिंग भी करते हैं और गैस फ्लेम से कटिंग भी करते हैं। कितना से कितना तक करते हैं माइल्ड स्टील के केस में, याद रखना कि 5 mm 0.5 mm से लेकर 2000 mm तक के मेटल को कट किया जा सकता है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गैस फ्लेम कटिंग से, ये गैस फ्लेम कटिंग चल रहा है, उसी के ऊपर सब क्वेश्चन है। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ गैस फ्लेम कटिंग, इसमें से कई सारा मेथड है, आप जिसको क्या करते हो, वही वेल्डिंग में जो गैस निकलता है ना उसके थ्रू से कटिंग करना है, तो एक मेथड का नाम पूछना कि इसमें बताइए कौन सा कोई है इसमें, कोई क्या, या फिर सब है। जैसे कहा गया ऑक्सी एसिटिलिन कटिंग, जैसे ऑक्सी एसिटिलिन वेल्डिंग होता है, तो क्या ऑक्सी एसिटिलिन कटिंग भी होता है या नहीं, मेथड है क्या जिससे हम लोग कट कर सकते हैं मटेरियल को, कोई भी मेटल को, है ना। दूसरा कहा गया सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक फ्लेम कटिंग, या तीसरा कहा ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग, या ऑल, या सब का सब है, ये पूछा गया है। ऑल ऑफ दिस, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऑक्सी एसिटिलिन वेल्डिंग भी होता है, ऑक्सी एसिटिलिन कटिंग भी होता है, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक फ्लेम कटिंग भी होता है, और ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग भी होता है, ये सब का सब आप लोग को देखने को मिलता है, सब का सब यूज करते हैं गैस आई मीन मटेरियल को या कोई भी मेटल अलॉय को कट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ गैस फ्लेम, विद द हेल्प ऑफ गैस फ्लेम, समझ गए। ये बड़ा सा एकदम इस तरह से नोजल होता है, इस तरह से नोजल में रह जाता है, दिस इज दी नोजल होता है, नोजल नोजल नोजल, है ना। और यहां से मेरा क्या होता है, कुछ इस तरह से गैस जो होता है वो नोजल के थ्रू से सप्लाई होता है, ये ऐसे करके जाता है, और ये मान लेते हैं कोई इस तरह से वर्कपीस होता है जिसको बीच से कट कर रहा है, सपोज करो ऐसे करके कट कर रहा है, 2 पीस में कटिंग किया जा रहा है ना, कटिंग किया जा रहा है। और यहाँ से 2 और इस तरह से गैस आता है, पाइप रहता है ना, एक तरह से कटिंग ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, कटिंग
ऑक्सीजन O2 में लिख देता हूँ डायरेक्ट, और एक तरफ से जो पाइप से आ रहा है ये मान लेते हैं इधर से क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है आपका प्री हीटिंग गैस, यानी कि प्री हीटिंग करना पड़ता है। अगर किसी मटेरियल को आप गैस फ्लेम से कटिंग करो तो प्री हीटिंग करना पड़ता है। तो प्री हीटिंग एक तरफ से आता है, एक तरफ से ऑक्सीजन आता है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से तो गैस, यहाँ तो फ्लेम आ रहा है, जैसे एसिटिलीन आ रहा है, एसिलिन C2H2 फ्यूल का काम करता है, फ्यूल जो जलाता है। फ्लेम इतना जल जाता है कि मटेरियल आपका जलने लगेगा, फिर ये कट कर देता है, हाई स्पीड से जाता है तो ये तो फ्यूल हो गया, बीच में आ रहा फ्यूल, इधर से आ रहा ऑक्सीजन जो कि उसको जलाने में हेल्प करेगा। विदाउट ऑक्सीजन तो जलेगा नहीं, एक तरह से प्री हीटिंग करता, गर्म करता उसको, है ना, प्री हीटिंग करता। ये तो मेरा वर्कपीस है जो मेरा आपका क्या होता है, मेटल के आई मीन ड्यू टू गैस फ्लेम के द्वारा वो कटिंग मेरा हो जाता है। पेरेंट मटेरियल बोल सकते हो, पेरेंट मेटल, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये देखो यही वाला बात है, ये मैं बता रहा था, है ना। देख रहे हो ये नोजल, ये प्री हीटिंग गैस आपका रहता है, ये कटिंग ऑक्सीजन होता है ना, और ये आपका पेरेंट मेटल है जो मेल्ट होने लगता है, गलने लगता है, गल के ये अलग आपका हो जाता है। ये स्लग भी इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटी बनता है ना, इम्प्योरिटी बनता तो स्लग नीचे में आपका जमा हो जाता है, स्लग, है ना, स्लग जमा हो जाता है। स्लग का जैकेट है ना, जैकेट जैसा बनता जा रहा है, फव्वारा जैसा, और नीचे आके जमा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग, है ना। कौन सा कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में जो होता है गैस कटिंग होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, किसके अकॉर्डिंग फॉलो करता है। बर्निंग द हॉट मेटल बाय ऑक्सीजन गैस जेट, या कट हॉट मेटल बाय वेपोराइजेशन, यानी कि क्या उसको मेटल वेपोराइज होकर कट हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, यानी मटेरियल क्या हुआ, वो गर्म कर रहे सॉलिड से आया लिक्विड में, लिक्विड से फिर वेपर में, फिर बबल की तरह उड़ जाता है और वो गायब हो जाता है, तब वो कटिंग हो जाता है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जो गैस होता है, और गैस जब आता है फ्यूल यानी एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ जेट का है, इतना हाई स्पीड से आता है कि मेटल जो होता है उसको क्या कर देता है, जला देता है, और जलाने के बाद वो कट हो जाता है। तो क्या होता है, या ए और बी दोनों होता है, क्या ये दोनों होता है, या नन ऑफ दीज, क्या हो जाता है, एनीवन। नहीं, यहाँ पे दोनों नहीं बोल सकते, यहाँ पे ए होगा डियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बर्निंग होता है ना, हॉट मेटल जो होता है, पहली बात प्री हीटिंग, क्योंकि देखो ना यहाँ से समझना, प्री हीट गैस देते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो एक सबको हटा दे रहा हूँ, प्री हीटिंग है, सबसे पहले हम लोग प्री हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे तो मटेरियल क्या हो जाता है, सॉफ्ट होता है, थोड़ा लचीला हो जाता है ना। एक बार लचीला हो गया तो हॉट कर दिए, बर्निंग कर दिए, हॉट कर दिए, हॉट करने के बाद क्या करते हैं, और यहाँ पे एसिटिलीन का इंजेक्ट करवाते हैं, एसिटिलीन जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई आता है। तो एसिटिलीन फ्यूल का काम करता है, ऑक्सीजन होता है जलता है वो, है ना, लाइटर के थ्रू जलाया जाता है, और ऑक्सीजन होता है बहुत ही फास्ट वेलोसिटी के साथ जाता है और उसको पूरा फाड़ देता है, यानी कि चीर के अलग कर देता है, उस तरह से होता है। ठीक है, समझ गए, है ना। और हीट जो किया जाता है मटेरियल को, याद रखना वो बिलो दी मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये नहीं कि पूरा मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाएंगे, तब तो मेल्ट ही हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट से जस्ट नीचे नीचे तक किया जाता है। तो चाहे तो इसका थोड़ा मैं लिखवा देता हूं, याद हो जाएगा। इन दिस मेथड, इन दिस कटिंग, फ्लेम कटिंग बोलेंगे ना, फ्लेम कटिंग मेथड, इस कटिंग मेथड में क्या होता है, ध्यान देना, एक बार एक एक पॉइंट में लिखा देता हूं। पहला पॉइंट, सबसे पहले मेटल को क्या करते हैं, मेटल को हम लोग हीट करते हैं, है ना, मेटल को हीट करते हैं बिलो, किसके बिलो, बिलो दी मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे नीचे, है ना, मेल्ट हो जाएगा तो फायदा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, क्योंकि पूरा गल जाएगा ना। फिर मान लो आपके पास मटेरियल है, आप बिल्कुल बीच में कट करना चाहते हो, आप इस तरह से कट करना, एक पीस ऐसे, एक पीस बिल्कुल रेक्टेंगुलर फेज में, अगर मेल्ट कर दोगे गल जाएगा, तब गल के ऐसा ऐसा पूरा इनरेगुलर शेप बन जाएगा ना, फिर वो इनरेगुलर शेप होकर अलग हो जाएगा, तो फिर आपका मटेरियल खराब, फिर कटिंग करना पड़ेगा, फिनिशिंग करना पड़ेगा, बहुत ड्रामा हो जाएगा फिर। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल को पहले हीट करते हैं बिलो दी मेल्टिंग पॉइंट, ये सबसे पहले बात है। फिर जेट जो है ना, जेट को, किसका जेट को, ऑक्सीजन के जेट को, तो ऑक्सीजन जेट, O2 जेट, ऑक्सीजन का जेट को रिलीज किया जाता है ना, नोजल के थ्रू, ऑक्सीजन जेट रिलीज किया जाता है फ्रॉम नोजल, नोजल से होते हुए, है ना, ऑफ, जो क्या करता है मेरा, ऑफ कटिंग टॉर्च, है ना, उसी हॉट पॉइंट पे, ऑन दी हॉट पॉइंट ऑफ मेटल, एकदम पीस बाय पीस समझो। सबसे पहले क्या किए सर, हम लोग प्री हीटिंग किए, लचीला थोड़ा सॉफ्ट हो गया मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, फिर क्या किया, ऑक्सीजन का जेट को जो है ना नोजल के थ्रू इंजेक्ट किए, है ना, और कहां पे किए, जहां गरम गरम हो चुका है ना, जिस मान लो इस पॉइंट को हम लोग हीटिंग किए हैं, प्री हीटिंग किए हैं, इसी जगह पे,
इसी जगह पे क्या करेंगे, इसी जगह पे हम लोग, ओहो क्या हो रहा, इसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंजेक्ट किए आपके ऑक्सीजन को सप्लाई किए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जलने लगता है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा मेटल होता है, समझना इसके बाद क्या होता है, मेटल मेरा जलने लगेगा, बर्न करने लगेगा, बर्न करने लगेगा विदाउट मेल्टिंग, जलने लगेगा, जलता है, राख होने लगता है, बर्न होने लगता है विदाउट मेल्टिंग, मेल्ट होने बिना। और यही हम चाहते हैं कि मेल्ट ना हो, क्योंकि मेल्ट होगा तो उसका शेप एंड साइज पिघल जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो मेटल यहाँ पे बर्निंग होने लगता है ना। यस, ऑक्सीडेशन की वजह से, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ठीक है, ये वाला चीज। उसके बाद क्या हो जाता है, कट हो जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन आप चाहे सर एसिटिलीन का यूज कहां पे किया गया, तो मैंने कहा था ना प्री हीटिंग करते हैं, हीटिंग या प्री हीटिंग लिख दो यहाँ पे, प्री हीटिंग। तो ये प्री हीटिंग किया गया है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसिटिलीन का, C2H2 का। या फिर यहाँ पे लिखे ना कि मेटल हीट, ये हीट करते हैं पहले ही गर्म करते हैं, ये तो पहले गर्म करे, इसलिए इसको कहा जाता है प्री हीटिंग। तो प्री हीटिंग करने के लिए, है ना, प्री हीटिंग के लिए हम लोग C2H2 का यूज करते हैं। एसिटिलीन यूज फॉर प्री हीटिंग पर्पस, किसका, ऑफ मेटल को प्री हीट करने के लिए एसिटिलीन का यूज करते हो, प्री हीट हो गया मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, फिर आपका ऑक्सीजन जेट को नोजल के थ्रू हाई वेलोसिटी के साथ टकराए हॉट पॉइंट पे, जिसके वजह से जलने लगता है ड्यू टू ऑक्सीजन, मेल्ट भी नहीं होता है ना, विदाउट मेल्ट, और वो मेरा कट हो जाता है। ये तरीका होता है मेटल आपके फ्लेम कटिंग का। मेटल को अगर आप फ्लेम के थ्रू कटिंग करना चाहते हैं, ये सारा पार्ट्स है, ये देखो ऑक्सीजन है, एसिटिलीन है और मिक्स्ड गैस है ना, ये पूरा समझाया गया है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ऑक्सीजन कट करने का लीवर होता है कि ऑक्सीजन आपको कम सप्लाई करना, कब कट करना, ऑक्सीजन का वाल्व है जिसके थ्रू जाता है ना। ये नोजल का हेड हो गया, ये एसिटिलीन का वाल्व हो गया, है ना। चलिए, ओके 177, व्हाट मेक्स एसिटिलीन गैस व्हेन मिक्स्ड विद एयर। तो कहा गया व्हाट मेक्स एसिटिलीन गैस विद व्हेन एयर के साथ मिक्स करते हैं, यानी कि जब C2H2 को एयर के साथ मिलाते हैं तो क्या, है ना, बताइए। ये सिंपल है, क्या वो मेरा एक्सप्लोजिव मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि विस्फोट, उससे एक विस्फोटक कोई चीज मिक्सचर बन जाएगा पदार्थ, है ना, या इम्पार्शियल, या फिर आइडियल, या नन ऑफ दीज, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एसिटिलीन को अगर एयर के साथ मिक्स करते हैं तो मेरा एक्सप्लोजिव मटेरियल बन जाता है ना। इसीलिए तो हम लोग जो आपका एसिटिलीन रहता है, एसिटिलीन या फिर एसिटीन रहता है, एसिटिलीन, इसको किसके साथ डाला जाता है, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो हम लोग भर के रखते हैं, इसके साथ मिलाया जाता है क्या, एसीटोन को मिलाया जाता है। किसको मिलाया, एसीटोन, एसीटोन को मिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ये फ्लेमेबल भी होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल भी होता है ना। तो इस वजह से, और हाई प्रेशर में रखा जाता है, इसको ऐसे फटने का डर रहता है या फिर ब्लास्ट होने का डर रहता है। तो एसीटोन क्या करता है, इसको एक तरह से बोल सकते हो कि उसको फटने से बचाता है, उसको क्या करता है, फटने से बचाता है, उसको स्लो डाउन करता है इसके रिएक्शन को, है ना। तो दैट्स वाई, क्योंकि एयर में रखोगे तो वैसा भी एक्सप्लोजिव मटेरियल तो हो ही जाएगा। क्लियर, तो आंसर तो हो गया इसका ए नंबर ही। ओके, बढ़ते 78 की ओर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाई प्रेशर में रखा जाता है लिक्विड फॉर्म में, प्रेशर अप्लाई किया, जैसे वो तो नॉर्मल सी बात है ना डियर। आपके घर में भी जो यूज किया जाता है एलपीजी गैस सिलेंडर है, वो भी होता क्या, एलपीजी गैस होता है, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, एलपीजी होता तो गैस है, जी फॉर गैस, लेकिन लिक्विफाई फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है ना। अब गैस बहुत ज्यादा जगह लेता है, अब मुझे सिलेंडर इतना छोटा उसी में डालना है। आप देखोगे बलून में अगर आप 1 किलो गैस भरोगे ना तो बहुत फैल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, तब 1 किलो भी वजन नहीं होता। कभी देखना इतना बड़ा बलून होता है ना, वो भी आपका 10 ग्राम नहीं होगा। तो समझ लो कि भाई उतना बड़ा बलून और उतना बड़ा सिलेंडर, इतना छोटा, आप लोग देखते ना, जो आप लोग कभी ना कभी बाहर में रहेंगे हॉस्टल लाइफ में, इतना छोटा मोटा एक सिलेंडर आता था जो कि 5 लीटर गैस ले लेता था, 5 kg। वही अगर आप 5 लीटर गैस बलून में भरोगे ना तो इतना बड़ा हो जाएगा, समझ गए। लेकिन होता छोटा क्यों, क्योंकि लिक्विड में आता है, क्योंकि जगह कम घेरता है ना, कंप्रेस कर दिया जाता है उसको, हाई डेंस करा जाता है, इसी वजह से। अच्छा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सेफ्टी इन गैस ऑफ एटमॉस्फेरिक टू हॉट वर्क पीस एंड वेल्डिंग बेड। किसको यूज करते हैं, सही बात है, दोनों को यूज कर सकते हैं, हीलियम आर्गन दोनों को कर सकते हैं। ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ गैस वेल्डिंग के केस में, है ना।
तो करते हैं हम लोग, दोनों करते हैं, है ना। चलिए, लेकिन याद रखना कि एक चीज बहुत अच्छा, एक चीज मेरे को बताना कि वेल्डिंग के टाइम पे क्या हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं, है ना। बताओ एनीवन। और अगर नहीं करते तो किस में नहीं करते हैं? अगर मैं बोलूंगा फ्लक्स, फ्लक्स का यूज नहीं करते हैं, छोड़ो हटाओ, एमआईजी और टीआईजी में नहीं करते हैं, खैर जाने दो, ठीक है। और बाकी इस सब का यूज किया जाता है इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, हम लोग नाइट्रोजन वगैरह का भी यूज करते हैं, है ना। आई मीन सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बचाने के लिए इन सब का यूज करते हैं, वो कहा गया है, ठीक है। यस यस, ओके ओके, अच्छा न्यू ईयर आ भी गया, चलो हैप्पी न्यू ईयर डियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। चलो तो अब जो है ना आप लोग का वो जो है ना वो एक्टिव हो चुका है, वो जो ऑफर है वो क्लास प्लस ऐप ही दी है कि सर चलिए एक दिन के लिए आप लोग को ये स्पेशल ऑफर दिया है, तो आप एक बारी सारे स्टूडेंट को बोल देना, ठीक है। चलो तो ये ऑफर आई मीन ऑफर भी एक्टिवेट हो चुका है, तो मेरे तरफ से ऑफर के साथ आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। और देखो हम लोग 2023 को पूरा पढ़ते पढ़ते खत्म किए हैं, एकदम बिल्कुल कंटिन्यूस पढ़ते पढ़ते खत्म किए हैं, और 2025 भी आ चुका है ना, 24 खत्म हुआ, सॉरी 2024 हम लोग पढ़ते पढ़ते खत्म किए। और देखो पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है ना, अभी देखो कितना हो गया, 12:01 हो गया, पढ़ते पढ़ते हम लोग 2025 भी एंट्री किए। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप मेहनत करते करते पूरा लाइफ जो है ना, आई मीन पूरा साल मेहनत करते हमेशा रहोगे, है ना। अपने लक्ष्य की ओर आई मीन लक्ष्य की ओर हमेशा प्रयत्न रहोगे, प्रयत्न करते रहोगे, कंटिन्यूस मेहनत करते रहोगे अपने लाइफ में किसी भी एम को अचीव करने के लिए, है ना। इसी के लिए मेरा सपना भी था, आज मैं सोचा भी था आप लोग के लिए कि साथ में ही स्टूडेंट 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में जो है हम लोग पढ़ते पढ़ते मैं मेरा टारगेट ये था कि मेरा काम है, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना, अच्छा पढ़ाना, है ना, अच्छा पढ़ाना, कंटेंट अच्छा देना, लोगों को क्वालिफाई कराना, जॉब दिलाना। तो मैं सोचा कि उसको करते करते यही मेरा काम अगर है, सबसे बड़ा धर्म तो यही, अपना कर्म ही धर्म होता है आज के टाइम पे, है ना। अगर आप अपना धर्म करना चाहते हो ना, तो धर्म ये नहीं कि पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, बेटर है जो जिस काम के लिए आप बने हो, जो काम से आप लोगों का हेल्प कर पाते हो, वो आप अच्छे से करो। आपका काम अभी है पढ़ना, आपका काम धर्म पूजा पाठ सब आपका क्या, पढ़ाई है, तो पढ़ाई अब मन लगा के करो। मेरा काम है पढ़ाना, तो मन लगा के, तो मैं सोचा कि इस साल को भी पढ़ते पढ़ते खत्म करवाऊंगा सबको, और पढ़ते पढ़ते ही नया स्टार्ट करवाऊंगा, तो ये चीज़ है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, है ना। सभी को नया साल का ढेर सारा शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। और लक्ष्य हासिल हो, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का 2025 में जो जो जॉब आपने ड्रीम आपका जॉब है जो आप लेना चाहते हो, सभी सक्सेसफुल हो जाओ, सभी आप जॉब ले जाओ, और मेहनत करते रहो, इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, नॉट ओनली इस तरह जॉब निकालते रहो, हमेशा मेहनत करते रहोगे और हमेशा लक्ष्य को हासिल करते रहोगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, जब 12 बज ही चुका है, तो है ना। चलो टारगेट तो हम लोग का हो ही गया पार, है ना, वेरी नाइस। चलिए 178 की ओर बात कर लेते, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू प्रोड्यूस सेफ्टी इन, अच्छा चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ वेल्डिंग। बहुत सारा चारों तरफ फटाका वगैरह फूटना स्टार्ट हो गया ना, क्रैकर्स वगैरह पूरी तरफ से चारों तरफ से आ रहा आवाज, बताइए। फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ वेल्डिंग, सील्डिंग गैस, एक्टिव गैस, फ्यूल गैस, ऑल ऑफ दी अबव। वो देखो कितना अच्छा लगेगा, आप किसी को भी बोलोगे कि भाई क्या किया न्यू ईयर में, तो कोई बोलेगा मैं मैसेज कर रहा था फ्रेंड को, दोस्त को कॉल कर रहा था, मैं पार्टी कर रहा था, बियर पार्टी कर रहा था, क्रैकर फोड़ रहा था, ये कर रहा था। आप बोलेंगे 2023 जो है ना, 2023 से पहले मैंने 2023 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो क्योंकि आप पढ़ रहे हो, मान लो 1 घंटा से जो बच्चा पढ़ रहा है, 1.5 घंटा से पढ़ रहा है, कोई आधा घंटा से पढ़ रहा है, तो 2023 में सर पूरा पढ़ा में, और 2024 भी पूरा पढ़ते पढ़ते पूरा इनकी स्टार्टिंग किया, तो खत्म भी किया पढ़ते पढ़ते, और स्टार्ट भी नया साल को किया पढ़ते पढ़ते। तो मैं तो पढ़ रहा था पिछला साल से लेकर 2 साल लगातार पढ़ा, पूरा पुराना साल को भी खत्म कर दिया पढ़ते पढ़ते, नया साल भी स्टार्ट कर दिया आज भी, तो कितना मजा आया। फॉलोइंग इज यूज फॉर इंक्रीजिंग रिएक्टिव ऑफ वेल्डिंग, बिल्कुल सही बात है, सील्डिंग गैस, ठीक है। सील्डिंग गैस नहीं, एक्टिव गैस होगा ना, सील्डिंग गैस क्यों बोल रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ पे बोले हैं सुमित कुमार, सुमित लॉन्ग टाइम, अच्छा आप तो थे ही, आप तो आए, है ना। तो एक्टिव गैस हो जाएगा ना, एक्टिव गैस हो जाता है, यूज किया जाता है इंक्रीज दी रिएक्टिव ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग के रिएक्टिव को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एक्टिव गैस का यूज करते हैं। अच्छा एक्टिव गैस किसको कहते हैं, याद करो, मैं CO2 वेल्डिंग बताया था,
याद है कि भूल गए आप लोग? कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग को हम लोग बोलते भी हैं कि CO2 वेल्डिंग जो होता है। बताइए कौन सा ऐसा वेल्डिंग है जिसमें हम लोग जो यूज किया जाने वाला सील्डिंग गैस होता है उसको एक्टिव गैस कहा जाता है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एक्टिव गैस होता है, ये रिएक्टिव गैस होता है। क्योंकि बाकी सारे जैसे अभी हम लोग बात किए थे हीलियम का, आर्गन का, है ना, ये सब का सब तो नोबेल गैस होता है। अब नोबेल जो गैस होता है वो किसी से रिएक्शन तो करता नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तो रिएक्शन तो करता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्टिव गैस। इसको क्या कहा जाता है? एक्टिव गैस कहा जाता है। तो ये उसी में आ जाता है जो एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, वेल्डिंग के आपका जो एक्टिवनेस है, रिएक्टिवनेस है, उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। विच गैस इज मिक्स व्हेन कैल्शियम कार्बाइड मिक्स विथ वेट ऑफ वाटर, है ना। चलो कैल्शियम कार्बाइड को जब वेट एयर के साथ मिक्स करते हैं तो कौन सा गैस बनता है, ये कहा गया है ना। कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 प्लस यहाँ पे मिलाएंगे क्या, H2O। ठीक है, ये मिलाते तो मेरा क्या बनता है, तो क्या बन जाएगा C2H2, है ना, C2 एंड H2, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका CaO, C प्लस CaO। थोड़ा बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2C है, 2C है, 2H है, 2H है, CO है, यहाँ पे OO है। बैलेंस तो डायरेक्ट लग रहा मुझे, लेकिन यहाँ पे 2 यहाँ लगेगा, 2CO हो जाएगा, और यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन, क्या ये बैलेंस हुआ? 4 हाइड्रोजन हो गया ना, 2 यहाँ लगा दूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 आई थिंक 2 आगे भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 2 की ये हो जाएगा। वैसे ये तो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली बैलेंस है ना, आई थिंक ये चीज़, ये थिंक ऑटोमेटिकली बैलेंस, अगर बैलेंस में करना चाहूँगा, यस बैलेंस है, तो दिस इज द थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा क्या, ये बन जा रहा है C2H2, मतलब एसिटिलीन, मतलब छोड़ा हटाओ, इतना क्यों तामझाम आप जा रहे हो, बैलेंस करने के लिए जा रहा हूँ। माई पॉइंट ही छोड़ो, मैं कुछ और चीज जगह में चल गया था, मैं बैलेंस करना चाह रहा था। तो लेकिन कहने का मतलब क्या कि जब आप कैल्शियम कार्बाइड को अगर कोई बोल दे कि एसिटिलीन कैसे बनाते हैं, दिस इज योर एसिटिलीन, यही मेरा क्या है, एसिटिलीन है, तो अगर बोल दे कि एसिटिलीन गैस को हम लोग बनाते कैसे हैं, या फिर बनाने के लिए किसके साथ किसका रिएक्शन करते हैं, तो याद रखना जो वेट आपका एयर होता है ना, एयर भी कैसा होना चाहिए, वेट एयर होना चाहिए, उसको अगर हम लोग कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे एसिटिलीन गैस मिलता है, साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी मिलता है, लेकिन ये जाने दो। हाँ हाँ हाँ, CaOH2, CaOH2 होगा, श्योर हैं आप? सुमित, ये क्या रिएक्शन सही है गलत है, एक बार आप बताओ तो फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा, जब ये बात आ ही गया है तो बताओ क्या होगा। सही बोल रहे हैं, CaOH2 होगा। यस, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो भी रहा था, इसलिए मैं रहा था कि भाई बैलेंस मेरा हो नहीं रहा, तो देर इज समथिंग फिशी, है ना। तो यस 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 यस, है ना, बिल्कुल करेक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बनेगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वही मुझे लग रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए C2 हो गया यहाँ पे, है ना, प्लस 2H2 आ गया, C2H2 एसिटिलीन मिल गया, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, बस बिल्कुल करेक्ट, है ना। तो दिस इज कॉल योर वाटर हो गया, है ना, ये कैल्शियम एसिटिलीन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
जो कि 2 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, और बाकी यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर ना डियर, अब सही है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नोट्स में मुझे याद है, लेकिन मैं याद करना चाह रहा था यहाँ पे आप लोग को बताते समय। नहीं नहीं, अब ठीक मैं कंफर्म हूँ कि ये जैसे वो बोले ना, तभी हमको लगा कि ठीक है। चलिए, अच्छा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान रखना आप लोग कि हम लोग अगर जो मीथेन होता है ना, मीथेन, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मीथेन जो होता है ना, मीथेन, ये ध्यान रखना, ये आप लोग को पता है कि नहीं, जो मीथेन होता है इसको अगर हम लोग पार्सली बर्न करेंगे ना, पार्सली, पूरा नहीं जलाएंगे है ना, पूरा नहीं जलाएंगे, अगर हम लोग इसको पार्सली बर्न करेंगे किसको, मीथेन को, किसके साथ, विथ ऑक्सीजन, विथ सॉरी एयर, विथ एयर या फिर ऑक्सीजन O2, तो इससे भी मुझे एसिटिलीन बना सकते हैं। इससे भी क्या कर सकते हो, C2H2 को आप बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो, या वही बात है, बना सकते हो, है ना, इसको भी आप बना सकते हो, किसके साथ, मीथेन को जब एयर के साथ हम लोग क्या करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो पार्सली जलाते हैं तब। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इसके अलावा इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू अगर आप हाइड्रोजन को भी पास कराते हो तब भी आपका बनता है, मतलब है तरीका बहुत सारा है, बहुत तरह का तरीका है। अच्छा, और एक कभी कभी पूछा जाता है क्या कि एसिटिलीन जो होता है ना, एसिटिलीन ये किस ग्रुप में आता है, ये पता आप लोग को, ये आपका आता है, बताइए तो कोई बता पाएंगे? चलो मैं बता दें, अल्काइन ग्रुप में आता है। ठीक है, चलिए, जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है 2 कार्बन के साथ, है ना, ये 2 कार्बन के साथ ज्वाइंट होके ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करता है, तो 2 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मेरा क्रिएट करता है, कुछ ऐसा होता है मेरा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये कुछ ज़्यादा ही में डिटेल चल गया, इतना नहीं पूछा जाएगा आपको, इतना नहीं पूछा जाएगा, तो इतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है, इतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है। फिलहाल जो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे वो बन चुका हम लोग का, 180 का हो जाएगा मेरा ए नंबर, ही रहने देते हैं हम लोग इस क्लास को, है ना, 180 तक। साथ ही साथ आप सभी के लिए आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, तो यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, सारे अपडेट्स वगैरह मिलेगा, है ना, क्लासेस का लिंक वगैरह मिल जाएगा, इस तरह का जो भी थ्योरी सेशन रहेगा, एमसीक्यू सेशन रहेगा, गाइडेंस रहेगा, वो आप लोग को पता चलेगा, कोई भी जो पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगा वो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आरआरबी जेईई 2025 के बैच में, चाणक्य बैच 2.0 में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, एज यू नो दैट, पीडीएफ नोट्स आपको टोटल जितने भी लेक्चर जाता है सारे लेक्चर्स का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है, रिवीजन क्लासेस चलता है, लाइव डाउट सेशन चलता है, स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन चलेगा आप लोग का, मैं 10-10 आपको इसमें बुक दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना, नोट्स आपको फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों दूंगा, मतलब नोट्स बनाने का दरकार नहीं है, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, केवल लेक्चर देखना है, नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आपका टाइम बचेगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 14,000 प्लस एमसीक्यू दूंगा, 10,000 में और ऐड कर दिया हूं, और 10 में बुक दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप रिवीजन कर पाओ, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? ये सब कहां मिलेगा? स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, फ्री पीडीएफ, और जो भी आप लोग का पीओए के सेशन चलता है वही फ्री मिलता है। कुछ टाइम बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, वो भी आप लोगों को कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, और बाकी बच्चे के लिए पेड वाले में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। लाइव आप चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ बात कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू, और क्लासेस अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।